बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्कॉटिश में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है मासूमियत और इसकी राइटर हैं ज़रीश नूर। जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। वो जो भी थी बहुत हसीन थी। बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ, गोल्डन सिल्की बाल, खड़ी नाक, गुलाबी गाल, ऊंचा लंबा कद, उस पर उसका शर्माया घबराया सा रूप। ऐसे लग रहा था उसे ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया है। हैदर सिकंदर लड़कियों का चार्म, ऊंचा लंबा कद, कुशादा पेशानी, साफ रंगत, वेल स्टेटस, इस पे उसका मगरूर अंदाज हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता। आज वो यहाँ अपने किसी दोस्त के वलीमे की तकरीब में आया था। अब वो अलग थलग एक कोने में खड़ा मोबाइल पे बात कर रहा था। तभी उसकी नज़र इस परी पैकर पर पड़ी। मोबाइल में दूसरी तरफ मौजूद शख्सियत हेलो हेलो कर रही थी, लेकिन यहाँ किसको होश था। उसे आज पता चला था कि पहली नज़र की मोहब्बत किसे कहते हैं। वो आकर एक टेबल पर बैठ गई, कंधे से ढलकते अपने दुपट्टे को बार बार ठीक करती। होंठ का एक कोना दांतों में दबाए लग रहा था कि वो इतने सारे लोगों के दरमियान कंफ्यूज हो रही है। हैदर सिकंदर के होंठों पर आप ही आप मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने फ़ोन काट कर जेब में डाल लिया और इससे एक टेबल छोड़कर बैठ गया। उसके साथ मौजूद सोबर सी खातून, जो देखने में उसकी दादी या नानी लग रही थी, उसे कुछ कहा, लेकिन उसने नाम में सर हिलाया। सिकंदर को अपने दोस्त ने स्टेज पर आने के लिए बोला। वो जब स्टेज से नीचे उतरा तो उसने उस टेबल की तरफ देखा, लेकिन वो उसे कहीं नज़र ना आई। उसने चारों तरफ नज़र दुराई, लेकिन वो उसे कहीं नज़र ना आई। उसे अपने दोस्त पर भी गुस्सा आने लगा, जिसने उसे गलत वक्त पर बुलाया था। उसके लिए अब इस फंक्शन में कोई कशिश बाकी नहीं रही थी। वो अपने घर के लिए निकल गया। उसकी स्याह मर्सिडीज़ जब गेट से अंदर दाखिल हुई तो भागकर बावर्ती सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी साइड का दरवाज़ा खोला। वसी और इस गैराज में इस वक्त ऐसी दो गाड़ियां और खड़ी थीं। गाड़ी से निकलकर वो अंदर की तरफ चल दिया। घर जितना खूबसूरत बाहर से था, इतना ही नफीस और ख़ूबसूरत अंदर से भी था। घर की डेकोरेशन और फर्नीचर घर के लोगों के ज़ौक़ का पता दे रहा थी। वो सीधा अपने कमरे में आया, जहाँ बेशकीमत फर्नीचर और जहाज़ी साइज़ बेड मौजूद था। कमरा बहुत नफासत से सजाया गया था। वो फ्रेश होकर वाशरूम से निकला तो दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाइए खान बाबा। बेटा जी, खाने के लिए कुछ लाऊं? नहीं खान बाबा, मैं खाना खा के आया हूँ। आपको कितनी बार बोला है, मैं जब लेट हो जाऊँ तो आप सो जाया करें। बेटा जी क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आती जब तक आप ना आ जाएं। अच्छा चलिए ठीक है, आप जाकर सो जाएं। हैदर सिकंदर सोने के लिए लेटा तो वो चेहरा एक बार फिर उसकी आंखों में आ समाया। मीराल मेरी जान, नानी के पास आओ। जी नानी। पुत्र पता है, आज बहुत से लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। अब मैं जहाँ भी जाऊँगी तुम मेरे साथ चलोगी। नहीं नानो, मुझे नहीं जाना। सब लोग घूर घूर के देखते हैं और फिर जब पता चलता है कि मेरे माँ बाप नहीं तो तरस भरी आंखों से देखते हैं, तब मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूँ मैं जल्द से जल्द तुम्हें अपने घर का कर दूँ, लेकिन नानो लेकिन कुछ नहीं, बस अब आओ सो जाओ। ये लाइट बंद कराना। जी नानी। हैदर बेटा उठ गए हैं? जी खान बाबा, अंदर आ जाइए। बेटा जी नीचे बड़े साईं आए हैं, गाँव से आपको बुला रहे हैं। दादाजी आए हैं? जी। ये सुनते ही हैदर दौड़ने के अंदाज में नीचे पहुंचा। दादाजी आप बगैर बताए मुझे बता तो देते। तुम्हें बता देते तो तुम्हारे चेहरे पर ऐसी खुशी कैसे देखता। उन्होंने फ़ख्र से अपने सबसे लाडले पोते को देखा। खान बाबा नाश्ता लगवाएं। जी बेटा। दादाजी आज कैसे आना हुआ? बेटा मेरा दोस्त है यहाँ, यावर अफरीदी, उससे मिलने आया हूँ। तुम भी चलोगे मेरे साथ? जैसे आपका हुक्म दादाजी। हैदर खुश दिली से बोला। अम्मा जी आपको अब्बा जी बुला रही हैं, उनके कोई दोस्त आए हैं। सुरैया बेगम को अपनी बड़ी बहू पलवशी ने आकर बताया। बहू मैं आ रही हूँ, ज़रा मिराल को तो बुला दो। जी अम्मा जी। ये कहकर वो बाहर निकल आई और आकर किचन में मिराल से कहा कि तुम जाओ, तुम्हें अम्मा जी बुला रही हैं। उसके किचन से जाने के बाद पलवशी बेगम ने अपनी देवरानी साजदा बेगम से कहा, चलो फिर से शुरू है नानी नवासी के ड्रामे। बहुत से लोगों के सामने इसको लेकर जा चुकी हैं, लेकिन क्या फिर वही। मैं कहती हूँ सिर्फ शक्ल ही नहीं होती, आजकल बच्चियों में एतमाद भी होना चाहिए। लेकिन ये लड़की दो लोगों को देख के बेहोश होने लगती है। पलवशे ऐसा नहीं बोलते, बिन माँ बाप की बच्ची है। हम भी बेटियों वाले हैं, अल्लाह इसके नसीब अच्छा करे। सुरैया बेगम मिराल के हमरा ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। यावर अफरीदी के जिगरी दोस्त शहबाज खान मौजूद थे। सुरैया बेगम ने उनसे मिलकर ख़ास तौर पर मिराल से मिलवाया। वो अक्सर आते रहते थे, घर की सारी बच्चियों से मिले हुए थे, लेकिन मिराल से आज पहली बार मिल रहे थे। शहबाज ये मेरी नवासी है। शहबाज खान ने सर पर हाथ रखते हुए माशाल्लाह कहा। इतनी में पलवशा खतून चाय ले आई। सुरैया बेगम ने पलवशा खतून को बैठने के लिए बोला और मिराल को सबको चाय पेश करने के लिए कहा। मिराल जो ही टेबल के पास पहुंची, हैदर जो कॉल सुनने के लिए बाहर गया था अंदर दाखिल हुआ। वो सुरैया बेगम और पलवशा खतून से मिलकर
दादा जी के साथ बैठ गया और यावर खान से बातें करने लगा। मिराल सबके लिए चाय डालकर सुरैया बेगम के साथ जुड़कर बैठ गई और ऐसे बैठी कि उसका चेहरा आधा छुप गया। सुरैया बेगम ने जो ही हैदर सिकंदर को चाय लेने के लिए बोला, उसने नज़र उठाई, वापस झुकाना भूल गया। वो आधे चेहरे में भी उसे पहचान गया था। फिर जब तक वो बैठा रहा, उसकी नज़रें घूम फिर कर वहाँ पहुँच जाती। कुछ देर बैठने के बाद वो लोग जाने के लिए उठ गए। उठने से पहले हैदर ने अपनी गाड़ी की चाबी टेबल पर रख दी और मिराल की तरफ गौर से देखा। उसी वक्त मिराल ने भी नज़रें उठाईं। उसकी नीली आंखें जब हैदर सिकंदर की ग्रे आंखों से टकराईं, मिराल ने जल्दी से अपनी नज़रें झुका लीं, लेकिन हैदर सिकंदर को लगा वो अपना सब कुछ यहीं छोड़कर जा रहा है। गाड़ी के पास पहुंचकर हैदर बोला, दादाजी मैं चाबी शायद अंदर भूल आया हूँ। पलवश बेगम अंदर की तरफ बढ़ने लगी। इनसे पहले हैदर सिकंदर अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर बदन समेटती मिराल को कदमों की चाप सुनाई दी। उसने सर उठाकर देखा तो हैदर था। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। हैदर ने पास आकर चाबी उठाई और एक बगौर नज़र मिराल के चेहरे पर डाली। इस दौरान मिराल ने ऊपर नज़र नहीं उठाई। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? जी। मिराल हैरान होकर उसे देखने लगी। देखो, जब तक मुझे अपना नाम नहीं बताओगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मिराल, वो उसकी धमकी पर जल्दी से बोली। हैदर उसकी मासूमियत पर मुस्कुराकर बाहर निकल गया। गाड़ी में इस वक्त बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। दादाजी, आप अपने इन दोस्त के घर मुझे पहले कभी नहीं लेकर आए। इससे पहले तुम्हारा बाप होता था ना मेरे साथ, इसलिए। इस बार वो क्यों नहीं आए? अपने बच्चों से लाड प्यार उठा रहे होंगे ना, इसलिए वक्त नहीं मिला होगा, या फिर अपनी बेगम। हैदर ने दादा की तनबीही नज़रें देखकर बात अधूरी ही छोड़ दी। बेटा, अच्छी औरत है तुम्हारी माँ। हैदर ने दादा की बात दरमियान में ही काट दी। दादाजी, मेरी माँ नहीं, मेरे बाप की दूसरी बीवी, मेरी माँ समैया बख्तावर थी। बस, वो हतमी अंदाज में बोला जैसे अब बात ख़त्म। शहबाज खान भी खामोश हो गए। शहबाज के अपने बेटों की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शहबाज खान के आगे कुछ बोल सके, लेकिन हैदर सिकंदर उनका सबसे लाडला पोता था। शहबाज खान के 3 बेटे सिकंदर, वजाहत और फारूक थे। सिकंदर की पहली शादी शहबाज खान की ने अपनी भतीजी समैया से की। वो उम्र में सिकंदर से बड़ी थी और इसीलिए सिकंदर ने शहर में अपनी क्लास फेलो निदा से शादी कर ली। समैया सिकंदर की शादी का सुनकर बहुत दुखी हुई और फिर एक रात अपने 7 साल के बेटे हैदर को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। समैया की वफात के बाद सिकंदर निदा को गांव में ले आए, लेकिन निदा हैदर के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकी। शायद उन्होंने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि तब तक वो खुद 2 बच्चों की माँ बन गई थी। सिकंदर को भी हैदर से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। शायद ये भी एक वजह थी। सिकंदर के 2 बेटे और एक बेटी हैं, हैदर, शयान और शान से। वजाहत की बीवी तबिंदा थी, जो कि उनके अपने गाँव ही की थी और पढ़ी लिखी औरत थी। उनके 2 बेटे थे, उमर और अली। उमर MBA कर रहा है, जबकि अली CA कर रहा है। सबसे छोटे फारूक ने भी अपनी पसंद से शहर से शादी की और वो कराची में ही रहते हैं। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा है। उनकी बीवी शहाना को गांव पसंद नहीं। उनकी बड़ी बेटी जोया MSc कर रही है, छोटी शहवार FSC में है, जबकि बेटा वहाज अभी मैट्रिक में है। सिकंदर, मुझे फारूक की तरफ छोड़ दो और घर से ड्राइवर को बोलना गाड़ी लेके आ जाए। मैं शाम तक निकल जाऊंगा। ओके। एक झटके से गाड़ी रुकी। दादाजी, हम पहुंच आए हैं, तुम अंदर नहीं आओगे? नहीं, मुझे कुछ काम है। हैदर ने शहबाज खान वाली साइड का दरवाज़ा आकर खोला और हाथ पकड़कर उन्हें नीचे उतारा। उन्होंने हैदर का माथा चूमा। हैदर की गाड़ी को देखकर गार्ड ने गेट वार किया, लेकिन हैदर गाड़ी अंदर नहीं लेकर गया। दादाजी को गेट से अंदर छोड़कर हैदर गाड़ी की तरफ बढ़ गया और जन से गाड़ी वहां से लेकर चला गया। टेरेस से देखती जोया ने एक सर्द आह भरी और नीचे दादाजी से मिलने चली आई। यावर अफरीदी और सुरैया बेगम के 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा वहाब था, उनकी बीवी उनकी अपनी भतीजी थी। उसके 2 बेटे और 2 बेटियां थी। बड़ा बेटा अहमर बाप के साथ ही ऑफिस जाता था। दोनों भाइयों का मुश्तरका कपड़े का कारोबार था। छोटा बेटा आतिर अभी MSc कर रहा था और बेटी सोहा FSC में थी। छोटा बेटा फुरकान, उसकी बीवी रेहाना बहुत अच्छे मिजाज की थी। उनकी 2 बेटियां थी, फाइका और फारिहा, और फिर थी मिराल, उनकी इकलौती बेटी। दुरे नजफ और हसन की औलाद, जो कि एक एक्सीडेंट में फोत हो गए थे। तब मिराल 1 साल की थी। सुरैया बेगम ने उसे बहुत लाड से पाला, हर वक्त उसे अपने साथ रखती, उसे बच्चों के साथ खेलने नहीं देती थी। इस वजह से उसकी शख्सियत में कुछ कमी सी रह गई। वो लोगों से मेल जोल में डरती थी, खुद एतमादी नहीं थी। हर बात के लिए नानी की तरफ देखना, उसी वजह से उसने तालीम भी अधूरी छोड़ दी। सबके कहने के बावजूद उसने FSC के बाद तालीम जारी रखने से इनकार कर दिया। हैदर अपने दोस्तों के साथ KFC आया था। उसका मूड कुछ ठीक नहीं था, लेकिन अपने सामने वाले टेबल पर बैठे चेहरे को देखकर उसे लगा बहार आ गई है। काले कपड़े जिन पर सिल्वर नगीनों का काम किया हुआ था, दुपट्टा सर पर जमाए वो हैदर का चैन सुकून ले गई।
یہ حیدر کی نظروں کا ارتکاز ہی تھا جو میرال اپنے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ حیدر نے اپنی سیٹ چھوڑی اور میرال لوگوں کے ٹیبل کا آرڈر لینے والے ویٹر کے پاس پہنچا اور اسے کچھ کہا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھے۔ ویٹر جب سرو کرنے لگا تو اس کے ہاتھ میں موجود جوس کا گلاس میرال کے کپڑوں پر گر گیا۔ میرال کے ساتھ احمر، عاطر اور فائقہ فارغہ آئی تھیں۔ فائقہ نے ویٹر کو خوب باتیں سنائی۔ میڈم سوری، واش رومز کدھر ہیں؟ میرال نے پوچھا۔ ویٹر نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ میرال اس سمت چل پڑی۔ میرال جب حیدر کے پاس سے گزری تو حیدر بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ واش روم جب تک میرال اپنے کپڑے صاف کرتی رہی تب تک حیدر پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جو ہی پلٹی حیدر کے سینے سے جا لگی۔ وہ جلدی سے پیچھے ہو گئی۔ حیدر نے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو بڑی فرصت سے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ موبائل لاک تھا۔ اس نے موبائل اس کے ہاتھ میں دیا تو اس نے جلدی سے لاک کھول کر دے دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کوئی موبائل چور ہے، اس لیے بالکل خاموشی سے کھڑی تھی کہ موبائل بے شک لے لے لیکن اسے تو جانے دے۔ حیدر نے اس کے موبائل میں اپنا نمبر سیو کیا، پھر اس کے سیل سے اپنے سیل میں کال کی، پھر اسے موبائل واپس کر دیا اور اسے جانے کا راستہ دیا۔ وہ جو ہی راستے سے ہٹا میرال بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلی۔ حیدر وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوا اور ساتھ میں سگریٹ سلگایا۔ دھیمی سی مسکراہٹ سے اپنے موبائل میں میرال کا نمبر لائف کے نام سے سیو کیا۔ میرال بھاگتی ہوئی فائقہ کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ احمد نے سب سے پہلے اسے نوٹ کیا۔ لڑکی، آرام سے، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، میرال نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ چلو پھر کھانا شروع کرو۔ جی۔ اس نے جلدی سے کھانا شروع کیا اور اسی وقت اس کی نظر سامنے ٹیبل پر پڑی جہاں حیدر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ میرال اسے دیکھ کر بہت ڈر گئی اور فائقہ کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ یار تو کدھر چلا گیا تھا؟ کہیں نہیں، تم لوگ کھانا شروع کرو۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی حیدر کی نظریں میرال کے چہرے کا طواف کرتی رہیں۔ پھر وہ لوگ کھانا کھا کر چلے گئے۔ حیدر کے موبائل میں تبھی حیدر خان کی کال آئی۔ اچھا، یہ نام کچھ اور ہوگا اس کے دادا ابو کا۔ السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں دادا جان؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ جی ٹھیک۔ اچھا ایسا کرو، ابھی تم حویلی کے لیے نکل آؤ، تمہاری دادی کو تمہاری یاد آ رہی ہے۔ لیکن دادا جان تم آ رہے ہو؟ حیدر، شہباز خان نے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ جی دادا جان۔ حیدر جان بوجھ کر دیر سے نکلا اور رات کو 11 بجے حویلی پہنچا۔ اس کے حویلی میں خاص بندے سروبر خان کو اس کے آنے کے وقت کے بارے میں پتہ تھا۔ حیدر سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ حویلی والے وقت کے پابند تھے، سب لوگ اس وقت سو رہے تھے۔ صبح سب لوگ ناشتے پر موجود تھے۔ شہر سے فاروق خان اور ان کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی۔ شہباز خان اور سیدہ بیگم بہت خوش تھے۔ آج ان کے سارے بچے موجود تھے حیدر کو چھوڑ کر۔ السلام علیکم کی آواز پر سب نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ شہباز خان اور سیدہ بیگم اپنے لاڈلے پوتے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، بہت اتفاق سے ملے۔ دونوں چچاؤں نے بھی گرم جوشی سے اسے گلے لگایا۔ سکندر صاحب کو اس نے دور سے ہی سلام کیا۔ شہباز خان نے اپنے ساتھ والی کرسی پر اسے بٹھایا۔ ندا بیگم کے ماتھے کی سلوٹیں کچھ زیادہ ہی بھر گئیں۔ ینگ جنریشن سے اس کی کوئی اتنی زیادہ دوستی نہیں تھی، سب کو بس گردن کے اشارے سے سلام ہی کیا اور اپنے آگے رکھے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ناشتے کے بعد دادی نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جی دادی جان بولیے۔ سکندر، مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ جی بولیے۔ دیکھو حیدر، زویا کا رشتہ آیا ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے، فاروق اسی لیے یہاں آیا ہے، لیکن میں اور تمہارے دادا جان چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے فاروق سے زویا کا ہاتھ مانگ لیں۔ فاروق کی بھی یہی خواہش ہے، اسی لیے وہ حویلی آیا ہے۔ دادی جان، میں اس حویلی کی کسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ دادی، میں نے اس خاندان کی کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی، یہ بات آپ دادا جی کو بتا دیں۔ وہ حتمی انداز میں بولا۔ پھر کہاں سے کرو گے؟ کیا اپنے ننھیال سے؟ دادی، میرے ننھیال میں ہے ہی کون سی لڑکی، اگر ہوتی تو وہاں سے ہی کرتا۔ لیکن حیدر، تمہارا باپ تم سے اور ناراض ہو جائے گا۔ اوہ میری دادی، وہ پہلے کون سا خوش ہے مجھ سے؟ پتر میری بات مان لے، بہت اچھی لڑکی ہے زویا۔ میں جانتا ہوں وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور اسے کوئی بہت اچھا سا شخص مل جائے گا۔ وہ اچھا شخص تم کیوں نہیں ہو سکے؟ کیونکہ کیا بولو نا، رک کیوں گئے؟ کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ دادی، وجہ تو ہے لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا۔ بس آپ مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کریں گی آپ؟ اور وہ ان کی گود میں سر رکھ کر اس نے آنکھیں موند لی۔ دادی بھی پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ اس کا فیصلہ سن کر سکندر صاحب بھڑک اٹھے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ اس خاندان کی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ کسی کوٹھے والی سے کرے گا۔ آہستہ بولو سکندر، میں ابھی زندہ ہوں اور اس گھر کے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ حیدر بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے نا، وہ اس خاندان کی عورت سے شادی نہیں کرے گا۔ فاروق،
تم لڑکے والوں کو ہاں کہہ دو۔ زویا نے جب سکندر کا فیصلہ سنا تو اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ انگارہ ہو گئیں۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس نے اسے ہی چاہا تھا۔ وہ اس سے بہت بڑا تھا، بہت اکڑو تھا، بچپن سے ہی الگ تھلگ رہتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن تب بھی زویا اسے گھنٹوں بیٹھ کر دیکھتی تھی۔ جب وہ پڑھ رہا ہوتا پھر وہ لوگ شہر آ گئے اور اس نے اپنے بابا سے ہی سنا کہ وہ میٹرک کے بعد شہر آ گیا ہے۔ پھر وہ کبھی کبھی دادا جان کے کہنے پر ان کے گھر آتا تھا اور زویا چھپ چھپ کر اسے دیکھتی تھی۔ وہ سب کو اپنا فیصلہ سنا کر خود واپس شہر چلا گیا۔ رات کو 10 بجے وہ واپس کراچی میں اپنے گھر پہنچا۔ خان بابا کے بہت کہنے پر بھی اس نے کھانا نہیں کھایا۔ کمرے میں آتے ہی وہ سو گیا۔ صبح 10 بجے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے اپنے نمبر سے میرال کو گڈ مارننگ کا میسج کیا، پھر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ صبح سے دوپہر سے شام ہو گئی لیکن اس کے میسج کا رپلائی نہیں آیا۔ پہلی بار کسی لڑکی نے حیدر کو اگنور کیا تھا۔ اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے شام کو اسے کال کی۔ فون پر اس کی آواز سنتے ہی بولا، میں نے تمہیں میسج کیا ہے اور تمہارا رپلائی کیوں نہیں آیا؟ جی آپ ہے کون؟ میرا میسج دیکھ لو۔ اب کی بار وہ نرم پڑ گیا، اور اگر آگے سے مجھے اگنور کیا تو میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ مس میرال؟ میرال سخت پریشان تھی۔ یہ کون ہے جو میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ لکھا تھا نمبر پر، وہ پریشان ہو گئی ہے۔ یہ کون ہے؟ اس نے اپنا سیل فون دیکھا تو رات کو وہ سونے کے لیے لیٹی میسج آ گیا، کیسی ہو؟ جی ٹھیک، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات۔ کیا کرتی ہو تم؟ میں کچھ نہیں، نانی کے سارے کام خود کرتی ہوں۔ تم کالج نہیں جاتی؟ نہیں، میں نے تو پڑھائی چھوڑ دی۔ باتیں کرتے ہوئے حیدر کو پتہ ہی نہیں چلا کب رات کے 12 بج گئے۔ حیدر نے اس کی نیند کے خیال سے اسے سونے کا بولا اور خود سگریٹ سلگا کر ٹیرس پر ٹہلنے لگا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ جلد سے جلد دادا جان سے بات کرے گا۔ میرال آج اپنے دودھال میں اپنے تایا کے بیٹے کی شادی پر آئی تھی۔ ان لوگوں کے ہاں دادی تو اسے اکیلے آنے نہیں دے رہی تھی، لیکن ان لوگوں کے بہت مجبور کرنے پر انہوں نے اسے یہاں بھیج دیا۔ حیدر اپنے سب سے اچھے دوست عمار کی شادی پر آیا تھا۔ اسے شادی میں تو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بہت برے دل سے اس نے شرکت کی تھی۔ مہندی کی رسم کے لیے عماد کا بھائی اسے زبردستی اسٹیج پر لے گیا۔ اس نے شرارت سے تیل کا پیالہ اٹھایا اور عماد کے سر کی طرف بڑھایا، لیکن تبھی کسی دوست کے دھکے سے پیالہ اسٹیج چڑھتی لڑکی کے اوپر گر گیا۔ حیدر نے معذرت کے لیے یوں ہی گھوما، وہ وہیں پر کھو گیا۔ گرین کلر کے پیشواز میں وہی تھی اور تیل سے بچنے کے لیے پیچھے ہو گئی تھی، لیکن حیدر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں۔ میرال اسٹیج پہ آنے کی بجائے واپس جا کر اپنی تائی کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے سب کزنس نے اسے بہت بلایا لیکن وہ نہیں گئی۔ میرال کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ وہ چاروں طرف دیکھ چکی تھی لیکن اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حیدر اسٹیج سے اترا اور میرال والے ٹیبل کے پیچھے جو ٹیبل تھا وہاں بیٹھ گیا۔ گرین کلر کے پشواز میں ساتھ دونوں کلائیوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں پہنے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ حیدر کو گھر کے اندرونی طرف جاتی نظر آئی۔ حیدر بھی سب سے نظر بچا کر اس کے پیچھے چلا گیا۔ اس نے اسے کچن میں جاتے دیکھا، وہ اپنے لیے شاید چائے بنا رہی تھی۔ حیدر اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ جلدی سے پیچھے مڑی۔ حیدر کو دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، آپ حیدر کو خوشی ہوئی کہ وہ اسے یاد تھا، کسی بھی حوالے سے صحیح۔ آپ وہ ہوٹل والے چور ہیں نا؟ دیکھیں میں آپ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، پلیز مجھے مت مارنا۔ حیدر پہلے تو بہت حیران ہوا، پھر وہ سمجھ گیا کہ وہ جاسوسی ناول بہت پڑھتی ہے تبھی ایسی باتیں کر رہی ہے۔ میں نے آپ کا کیا چرایا ہے میرال؟ وہ آپ نے میرا موبائل لیا تھا نا؟ لیا تھا تو واپس بھی کر دیا تھا نا، اگر یاد ہو تو۔ جی وہ واپس تو کر دیا تھا لیکن لیا تھا تو آپ نہ دیتی، آپ نے خود ہی دے دیا تھا۔ اب وہ لاجواب ہو گئی تو وہ سر جھکا لیا۔ حیدر بھی دروازے کی طرف بڑھ گیا لیکن دروازے کے پاس رک کر پیچھے مڑ کر بولا، سنیے، چرایا تو آپ نے مجھ سے میرا سب کچھ ہے، ہو سکے تو واپس کر دیجیے۔ یہ کہہ کر وہ نکل گیا اور میرال سوچ میں پڑ گئی کہ اس نے اس کا کیا چرایا ہے۔ حیدر کو عماد نے رات رکنے کے لیے بولا لیکن حیدر نہ مانا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ جانے سے پہلے ایک بار اسے دیکھ لے، لیکن وہ اندر گئی تو واپس نہیں آئی۔ حیدر کو نکلتے ہوئے عماد نے یاد دہانی کروائی کہ کل بارات ہے، تمہیں ضرور شامل ہونا ہے۔ حیدر نے اس بات میں سر ہلایا اور زن سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ عماد نہیں جانتا تھا کہ وہ کس دل سے یہاں سے جا رہا ہے، اور کل تو وہ نہ بھی کہتا تو اسے شامل ہونا تھا۔ دوسرے دن حیدر بڑے اہتمام سے تیار ہو کر نکلا، بلیک ٹکسیڈو سوٹ میں نقص سے تیار، اوپر سے ابھی مغرور سی شخصیت کے ساتھ وہ شہزادہ لگ رہا تھا۔ بہت جلدی کرنے کے باوجود وہ پہنچا تو بس بارات نکلنے ہی والی تھی۔ سب لوگ گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے۔ عماد سے ملا تو وہ بھی بولا، یار تو بہت جلدی نہیں آ گیا؟ اس کے طنز کو اس نے ہنسی میں اڑا دیا۔ بہت سی لڑکیاں ستائش سے اسے دیکھ رہی تھیں لیکن اس نے کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، لیکن ان بہت ساری لڑکیوں میں میرال بھی کھڑی تھی اور اسے آج پتہ چلا تھا کہ وہ
जिसे चोर समझ रही थी वो तो बहुत स्टेटस वाला बंदा था। मिराल के दिल को कुछ हुआ था। पहली बार उसके दिल ने ख्वाहिश की कि ये शख्स उसका हो जाए। वो नहीं जानती थी कि खुदा उसके दिल में उसके लिए बहुत पहले से मोहब्बत डाल दी है। बारात रवानगी के लिए तैयार थी। हैदर का बहुत दिल किया कि वो एक बार उसे देख सके कि वो कैसी लग रही है। हैदर नाउम्मीद होकर गाड़ी में बैठ गया। तभी हैदर की नज़र सामने पड़ी जहाँ वो एक और लड़की के साथ खड़ी थी, ब्लू कलर की मैक्सी में जिस पर सिल्वर नगीनों का काम हुआ था। हैदर ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई और उनके सामने जा रुकी और साथ खड़े अम्माद के भाई मुस्तफ़ा से पूछा, क्या मसला है? हैदर भाई, आप बारात के साथ जा रहे हैं? जी, दरअसल हम तीनों के लिए जगह नहीं रही तो हम लोग आपके साथ बैठ सकते हैं? जी क्यों नहीं, बैठ जाएं। चलो लड़कियों बैठो। मुस्तफ़ा खुद फ्रंट सीट पर बैठ गया जबकि मिराल और वानिया पीछे वाली सीट पर बैठ गई। मिराल अपनी मैक्सी संभाल कर जब आराम से बैठ गई तब हैदर ने पूछा, चलें? उसकी आवाज़ पर मिराल ने सर उठाकर देखा तो उसे खुशी हुई, लेकिन साथ ही अपनी असली बेतमादी की वजह से घबराहट होने लगी। हैदर ने मुड़कर मिराल के चेहरे पर सेट किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो वक्तन उसके चेहरे पर भी नज़र डाल रहा था जो बहुत परेशान लग रही थी। उसने एक बार फिर सर ऊपर उठाकर नहीं देखा। लड़की वालों के यहाँ पहुंचकर इन तीनों को उसने मेन गेट पर उतारना चाहा ताकि वो गाड़ी पार्क कर सके। मुस्तफ़ा और वानिया उतर गए। जब मिराल उतरने लगी तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा क्योंकि पीछे बहुत गाड़ियों की लाइन लग गई थी। हैदर मिराल से बोला वो दरवाज़ा बंद कर ले और गाड़ी पार्किंग की तरफ ले गया। गाड़ी पार्क करके हैदर ने मिराल की साइड का दरवाज़ा खोला। वो अपनी मैक्सी संभालते हुए निकल आई। वो साइड पर खड़ी होकर अपनी मैक्सी ठीक करने लगी जब तक हैदर ने गाड़ी लॉक की। हैदर जब गाड़ी लॉक कर चुका तो उसने देखा कि मिराल अभी तक अपनी मैक्सी ही ठीक कर रही थी। हैदर थोड़ी देर उसे अपने काम में मशगूल देखता रहा और साथ में सिगरेट सुलगा लिया। थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर वो उसके पास पंचों के बल बैठा, सिगरेट मुंह में दबाया और उसकी मैक्सी ठीक करने लगा। मिराल को तो लग रहा था कि वो अभी बेहोश हो जाएगी। वो मैक्सी ठीक करके उठा तो बोला, ऐसे कपड़े पहना करो जो संभाल सको, वैसे भी तुम सादगी में बहुत प्यारी लगती हो। उसने उसके दुपट्टे का पल्लू उठाकर उसके सर पर रखा और आगे बढ़ गया और पीछे उसे परेशान छोड़ गया। ऐसे बनना संवरना तो उसे भी पसंद नहीं था और नानी भी उसे ज़्यादा मेकअप या बहुत हैवी कपड़े नहीं पहने देती थी, लेकिन ये मैक्सी उसके लिए ताई जी ने बनवाई थी शादी के लिए और वो उन्हें इनकार नहीं कर सकती थी। उसे किसी का दिल तोड़ना अच्छा नहीं लगता था। हैदर ने थोड़ा आगे जाकर देखा, वो वैसे ही खड़ी थी मुराकबे की हालत में। वो वापस चलकर उसके पास आया और कहकर उसे ख्यालों से बाहर निकाला। उसने गायब दिमागी से उसे देखा और धीरे से बोला, चलें? जी कहकर वो आगे चल पड़ी। मेन गेट तक पहुंचकर हैदर ने अपने और उसके दरमियान फासला बना लिया। जब वो हॉल के अंदर चली गई फिर वो अंदर गया। फिर पूरे फंक्शन में उसे वो नज़र नहीं आई। उसे भी कुछ काम था तो वो जल्दी घर आ गया। वलीमे पर वो शिरकत नहीं कर सका था। उसे शहबाज खान ने गाँव बुला लिया था। मिराल वलीमे पर उसे ढूंढती ही रही कि वो कहीं नजर आ जाए, लेकिन वो होता तो नजर आता। शहबाज खान ने हैदर को बुलाया था क्योंकि हैदर के नाना के गांव के किसी आदमी ने शहबाज खान के गांव की 4 साल की बच्ची के साथ ज्यादती की थी और बख्तावर खान उसे बचा रहे थे। शहबाज खान हैदर सिकंदर को लेकर हॉस्पिटल उस बच्ची के पास लेकर गए। हैदर की आंखों में खून उतर आया। हैदर ने अपने ख़ास आदमी सनोबर खान को साथ लिया और अपनी जीप में सीधा बख्तावर खान के डेरे पर पहुंचा। वहां पर मौजूद मुलाजिम से मुख्तियार नामी बंदे के बारे में पूछा कि इस वक्त वो कहाँ मिलेगा। मुलाजिम ने उसके घर का पता दिया। वहां पहुंचकर हैदर ने पहले उस शख्स की खूब धुलाई की, फिर उसे घसीटता हुआ ले जाकर गाड़ी में डाला। वो जिस तेज़ी से आया था उसी तरह वापस भी चला गया। इस आदमी को लॉकअप में बंद करवा कर सनोबर खान को वापस हवेली जाने के लिए बोला और खुद शहबाज खान की हवेली की तरफ रवाना हुआ। मुख्तियार के बारे में जब बख्तावर खान की हवेली खबर पहुंची तो बख्तावर खान का पोता मुकर्रम अब्बास खान ने हथियार निकाली और बोला, किसी में इतनी हिम्मत आ गई है कि वो बख्तावर खान के गांव में आकर उसके ही बंदे को उठाकर ले जाए। वो है कौन? मैं हूँ, मेन डोर से अंदर दाखिल होते हुए कहा और आकर सोफे पर टांग रख कर बैठ गया। बख्तावर खान और उनके बेटे बुरहान और वहाज जब हॉल में दाखिल हुए तो हैदर सिकंदर उठकर खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाना। वालेकुम सलाम, कैसे हो? जी शुक्र है अल्लाह का। मुकर्रम सख्त गुस्से में था। दादाजी मुझे आपको कुछ बताना है। बोलो बेटा। दादाजी, मुख्तार को शहबाज खान के बंदों ने हमारे गांव में घुस कर घसीटते हुए लेकर गए हैं और अभी वो थाने में बंद है। कौन लेकर गया है? नाम बताओ। मुख्तार ने कनखियों से हैदर की तरफ देखा। उसके बोलने से पहले ही हैदर बोला, मैं लेकर गया हूँ। बख्तावर खान ने अब अपना रुख हैदर की जानिब किया। हैदर बेटा, मैं पूछ सकता हूँ क्यों? अब सबकी नज़रें हैदर पर थीं। दादाजी
उसे उसके दादा ने आगे लगाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है। मुकर्रम तुम चुप कर जाओ, मैंने जिससे सवाल किया है जवाब भी वही देगा। नाना जी, उसने एक 4 साल की बच्ची के साथ ज्यादती की है, और अगर आप उसका साथ देंगे तो समझे आप भी मेरे दुश्मनों में से हैं। अब बख्तावर खान ने मुकर्रम की तरफ देखा। मुकर्रम अब क्या कहोगे? मुकर्रम ने नजरें झुका ली। दादाजी वो बस ये या वो कुछ भी नहीं मुकर्रम, अगर तुम ये बात पहले से जानते थे तो तुम्हें भी उसके साथ सज़ा मिलनी चाहिए, अगर नहीं तब उसकी सिफारिश नहीं करना। जी। ये कहकर वो वहाँ से निकल गया। अपनी नानी से मिले हो हैदर? जी नहीं। चलो फिर आओ मेरे साथ। जुबैदा खातून देखो आज कौन आया है। जुबैदा खातून ने अपनी ऐनक उठाकर पहनी और हैदर के लिए अपनी बाहें वाह कर दी। हमेशा की तरह उससे मिलकर वो रोने लगी। अरे नेक वक्त बच्चा तुझसे मिलने आया है, तू उसे रुला रही है। हैदर ने नानी से अलग होते हुए अपनी आंखें साफ की। जुबैदा खातून ने उसे अपने बराबर बिठाया। सुना, क्या हाल है तेरे तेरे दादा और दादी का? जी ठीक है। सिकंदर की वजह से हम बहुत दूर हो गए हैं, वरना कभी हम में भी बहुत इत्तेफाक और मोहब्बत थी। बस वक्त वक्त की बात है, आखिर में वो फिर से रंजीदा हो गई। नगीना और बुशरा कमरे में दाखिल हुई। हैदर ने खड़े होकर सलाम किया। वसलाम, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। हैदर तुम कराची में क्या करते हो? वहाज खान ने हैदर से पूछा। कुछ नहीं मामू, बस अपना छोटा सा बिजनेस है। चलो अच्छी बात है। बातें करते हुए वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। जब हैदर बख्तावर खान की हवेली से निकला तो रात का 1 बज रहा था। हैदर ने उनके बहुत इसरार के बावजूद वहाँ नहीं रुका। वहाँ से कराची के लिए निकल आया, क्योंकि हवेली में सिकंदर खान की मौजूदगी में वो कम ही जाता था। सब लोग नाश्ते पर मौजूद थे। मिराल और रेहाना किचन में नाश्ता बना रही थी। मिराल अहमद के आगे पराठा रख रही थी कि फुरकान ने मिराल से कहा, बेटा तुम भी आ जाओ ना, नाश्ता कर लो। नहीं मामू, मैं उसके बात दरमियान में ही रहेगी। इसने कौन सा ऑफिस जाना है, बाद में कर लेगी। पलवशा खातून ने फुरकान साहब से कहा और साथ ही में मिराल को किचन में जाने के लिए बोला। किचन में ये सब सुनती रिहाना बेगम ने मिराल को गले लगाया। बेटा भाभी दिल की बुरी नहीं है, तुम दिल पर ना लेना। तुम और मैं साथ नाश्ता करेंगे, मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से नाश्ता करवाऊंगी। उसी वक्त फुरकान साहब किचन के दरवाजे से बोले, अगर आप दोनों मामी भांजी का इमोशनल सीन ख़त्म हो गया हो तो मेरी स्टडी में एक गर्मा गर्म चाय दे दें। जी ज़रूर। उनकी बात पर वो दोनों मुस्कुरा दी। पापा, मेरा एक दोस्त है, उसने हमें एक इन्वेस्टर ढूंढ के दिया है। आज रात को डिनर पर वो हमारी मुलाकात करवाएगा। आप या चाचू में से कोई चलेगा? नहीं बेटा, बस तुम चले जाना, साथ आतिर को ले जाना, जैसे आप कहें। सफियान बताओ, बात हो गई है उन लोगों से? जी हो गई है। तुम आज रात को पीसी पहुंच जाना। ओके। कॉल बंद करके हैदर सिकंदर मुस्कुरा दिया। अब बस कुछ दिन और फिर तुम मेरी दस्तरस्त में होगी। अहमद के साथ मीटिंग के बाद पीसी होटल की लॉबी से गुजरते हुए हैदर सिकंदर के होंठों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट थी। उसने अहमद की कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें हैदर इन्वेस्ट कर रहा था, और ये सब उसकी फैमिली से करीब होने के लिए कर रहा था। ऐसी छोटी मोटी डील उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसका मिशन अब बस मिराल को पाना था, क्योंकि वो जान चुका था कि वो बहुत मासूम है और वो उससे कॉल्स पे बात करके या किसी और तरीके से नहीं, बल्कि पूरे इज़्ज़त एहतराम से अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था। अहमद बहुत खुश था। हैदर से मुलाकात के बाद उसने सबसे पहले वहाब साहब को कॉल करके डील की कामयाबी का बताया। उन्होंने अहमद को मुबारकबाद दी। वहाब अहमद से बात कर रहे थे, तभी रिहाना बेगम उनके पास आई। भाई साहब, आपको अम्मा जी और अब्बा जी अपने कमरे में बुला रहे हैं। जी मैं आता हूँ। वहाब, मैंने एक फ़ैसला किया है, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो। जी बोलिए अब्बा जी। वहाब, मैं चाहता हूँ मिराल अपने घर की हो जाए, और मैं अहमद और उसकी बात पक्की करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कोई एतराज़ है? नहीं अब्बा जी, बिल्कुल भी नहीं। मिराल तो मुझे बहुत अजीज़ है, मेरी बहन की निशानी है, मैं तो हमेशा ही ऐसा चाहता था। ठीक है, फिर तुम पलवशे और अहमद से बात कर लूँ। तुम्हें एतराज़ है क्या पलवशा? मैं अपनी भांजी हया से अहमद का रिश्ता करना चाहती हूँ। तुम आतिर का जहाँ दिल करे कर लेना। मैं अब्बा जी को ज़ुबान दे चुका हूँ और मुझे मिराल बहुत अजीज़ है। तभी दरवाजे पर दस्तक देकर मिराल अंदर आई। अंदर का माहौल देखकर उसे लगा कि वो गलत वक्त पर आ गई है। मुमानी, आपको मामी बुला रही हैं किचन में। मर गई है मुमानी, वो बुड़बड़ाई। मिराल हैरान होकर उन्हें देखने लगी। अब क्या देख रही हो? जाओ बीबी, आ रही हूँ। बेटा आप जाओ अम्मा जी के पास। अब की बार वहाब साहब बोले। जी। वो दिल गिरफ्ता सी वहाँ से चली गई। क्या करती हो, कैसे बात कर रही हो बच्ची से? यही तो है सारे फितने की जड़। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, दोबारा इस तरह की बदतमीजी नहीं चलेगी, आई समझ? वो हूँ कहकर कमरे से निकल गई। रात को वहाब ने अहमद को अपनी स्टडी में बुलाया। अहमद, मुझे तुमसे एक बात करनी है बेटा। तुम्हारी दादी और दादा ने तुम्हारे और मिराल के रिश्ते की बात की है, लेकिन उन्होंने कहा है मैं तुमसे पूछ लूँ। अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तो मैं उन्हें हाँ कह दूँ। नहीं बाबा, दादा और दादी ने ये बात सोची भी कैसे कि मैं उस अनपढ़ गवार से शादी करूँगा?
शट अप अहमर, तुम भी अपनी माँ की ज़ुबान में बात कर रहे हो। सॉरी बाबा, लेकिन ये हकीकत है। एक तो वो पढ़ी नहीं है और साथ में वो बहुत बुज़दिल और दब्बू सी लड़की है। मुझे अपनी लाइफ पार्टनर कॉन्फिडेंट और वेल एजुकेटेड चाहिए, जो मेरे सोशल सर्कल में आसानी से एडजस्ट हो सके। अहमर, वो मुझे बहुत अजीज़ है, मैं तुम्हें आग कर दूंगा। नहीं मामू। उसी वक्त मिराल कमरे में दाखिल हुई। मामू, क्या आप भी समझते हैं कि आपकी बेटी इतनी गई गुजरी है कि आप किसी की मिन्नतें करेंगे वो मुझसे शादी कर ले? नहीं बेटा, मैं जानता हूँ वो बहुत ही नसीब होगा जिसका तुझसे नसीब जुड़ेगा, लेकिन बेटा मैं अम्मा जी और अब्बा जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो आप मुझ पर छोड़ दें। ठीक है। वहाब साहब ने खशमगीन नज़रों से बेटे को घूरा। ज़िंदगी भी अजीब शय है, धूप झाओं का इम्तजाज लिए, कभी बहुत मेहरबान, कभी बहुत अजनबी। वो लॉन में रखी कैन की कुर्सी में बैठती गहरी सोच में थी। उसकी आंखों से आंसू कतरा कतरा गिर के उसके रुखसालों पर लुढ़क रहे थे। उसे यहाँ अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। वो पिछले कई घंटों से मुसलसल रो रही थी, लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे आज पता चला कि बेमोल होना किसे कहते हैं। जब से उसने वहाब मामू और अहमद की गुफ्तगू सुनी थी, वो ऐसे ही एहसास से गुजर रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। वो तो ऐसे रवैयों की आदी हो चुकी थी। मिराल बेटा, तुम क्यों नहीं समझ रही? बहुत मजबूर होकर मैंने तुम्हारे लिए ये फैसला किया है और तुम मुझे कमज़ोर कर रही हो। लेकिन नानी, आप मेरी इज़्ज़त का मुहाफिज किसी ऐसे शख्स को कैसे बना सकती हैं जो सिरे से मेरे वजूद से इनकारी हो? बस मैंने फैसला कर लिया तो बस कर लिया। उसने घड़ी पर निगाह दुहराई जो रात के 11:30 बजा रही थी। उसका इरादा वज़ू करके नमाज इशा अदा करने का था। वो वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। वज़ू करके वापस कमरे में आई तो मुलाजमा उसके लिए खाना लेकर कमरे में मौजूद थी। वो समझ गई कि ये खाना यकीनन मामी ने भेजा था। वो जानती थी कि वो आज नीचे नहीं आएगी। उसने मुलाजमा को ट्रे साइड टेबल पर रखने का कहा और ख़ुद मुसल्ला बिछाकर नमाज की नीयत बांध दी। नमाज अदा करके उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन समझ नहीं आया कि क्या मांगे। वो जाए नमाज फोल्ड करके उठ गई। पलवशा खतून आज अपने होनहार बेटे का रिश्ता लेकर जा रही थी अपनी भतीजी हया के लिए, और अहमद भी बहुत खुश था। फल मिठाइयाँ और पता नहीं क्या क्या जा रहा था। पलवशा खतून केक हाथ में लिए बाहर जा रही थी। तभी मिराल ने पलवशा मुमानी के हाथ से केक लेना चाहा। दे मुमानी, मैं गाड़ी में रखवा देती हूँ, ले जाओ, लेकिन बहुत एहतियात से, नज़र न लगा देना हमारी खुशी को। मिराल स्पार्ट के लिए आगे बढ़ गई। चलिए अब्बा जी। जी चलो। वहाब किधर रह गया है? मैं यहाँ हूँ अब्बा जी, चलो फिर निकलते हैं। वहाब ने जाने से पहले अम्मा जी के आगे सर झुकाकर दुआएं ली। मेन डोर से बाहर निकलते हुए अंदर आती मिराल के सर पर बोसा देकर वहाब बाहर। आप जानते हैं, हमारे नए पार्टनर दादाजी के दोस्त शहबाज खान के पोते हैं। हम कल उनके ऑफिस गए तो वहाँ पर उनकी तस्वीर देखी तो तारुफ हुआ। बाबा, मैं अपनी मंगनी के फंक्शन में हैदर सिकंदर को भी इनवाइट करना चाहता हूँ। ठीक है, कर लेना। मुझे बताना मुश्किल है कि मुझे तुमसे कैसे मोहब्बत है। तुम मेरी दानिश में हो, अगर चाहूँ तो पालूँ, मगर न जाने क्यों मुझे ये तशनगी अच्छी, ये प्यास अच्छी लगती है। वो एक झटके से बेड से उठा, हाथ में मौजूद सिगरेट को एक लंबा कश लेकर ख़त्म किया और खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। अपने मोबाइल में से मिराल की अमाद की मेहंदी की ली गई एक तस्वीर को देखते ग्रीन कलर के प्लाजो में अमाद के साथ स्टेज पर बैठी किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। वो ये तस्वीर दिन में कई मरतबा देखता था। उसे समझ नहीं आती थी कि ये तस्वीर बहुत खूबसूरत है या उसे खूबसूरत लगती है। वो बहुत खुश था। कल अमाद की मंगनी थी और बहुत अरसे के बाद वो उसे रूबरू देखेगा। मंगनी का फंक्शन शहर के बहुत बड़े होटल में किया गया था। बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मदऊ किया गया था। रंगबू का एक सैलाब था जो उमड़ आया था। अहमद और हया को स्टेज पर लाया गया तो पूरे हाल ने तालियों से और हुटिंग करके उनका इस्तकबाल किया। हैदर सिकंदर ब्लैक 3 पीस सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसके इस्तकबाल के लिए अहमद स्टेज से नीचे उतर आया। वो अहमद को साथ लिए सबसे मुतारिफ करवा रहा था। SK इंडस्ट्रीज़ के ऑनर की हैसियत से बिजनेस की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए वो सोने की चिड़िया था। सब उसे हाथों हाथ ले रहे थे। अगर इस वक्त सिकंदर शहबाज खान उसको ऐसे देख लेते तो सदमे से बेहोशी हो जाते। वो उसे बहुत ही निकम्मा इंसान समझते थे। हैदर और हमाद दोनों यावर अफरीदी और सरैया बेगम से मिले। हैदर बहुत तज़ीम से दोनों से मिला। वो जूस का गिलास हाथ में लिए एक साइड पर जा रहा था, तभी उससे कोई आकर टकराया और हैदर के हाथ से जूस का गिलास गिरकर छनाक की आवाज़ से टूट गया। हैदर ने टकराने वाले की शख्सियत को देखा तो उसका मूड खुशगवार हो गया, लेकिन मुकाबिल की हालत देखकर परेशान हो गया। फैंसी वाइट शलवार कमीज़ पर बड़ा सा रेड कलर का दुपट्टा और रखा था, लेकिन चेहरे पर जर्दियाँ घुल गई थीं। सब लोगों की नज़रें उन दोनों पर मुतवज्जा हो चुकी थी। लोगों की नज़रों को महसूस करते हुए वो उससे दूर हुआ था। इसमें तो अब हिम्मत भी नहीं बची थी कि उससे नज़र मिला सके, इसलिए जल्दी से साइड से निकल गई और हैदर की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था।
ایک تو یہ انسان پتہ نہیں کیا لفظ استعمال کروں اس کے لیے، ٹھڑکی، ہاں ٹھڑکی ٹھیک رہے گا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہال سے باہر نکل آئی۔ باہر آ کر اسے ہوش آیا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ چپکے سے واپس آئی اور آ کر ایک کونے میں آ کر تھوڑا چھپ کر بیٹھ گئی۔ ابھی اسے بیٹھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اسے لگا کہ ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا ہے۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ حیدر سکندر اپنی اصلی بے پرواہی سے بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے گمان گزرا کہ اس نے اس سے کچھ کہا ہے۔ میرال نے اس کی طرف رخ کیا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ آپ کے علاوہ فی الحال یہاں اور کوئی نہیں۔ میرال حسن، آپ اتنی ہی بے پرواہ ہیں یا بنتی رہتی ہیں؟ میرب نے حیران ہو کر اس شخص کو دیکھا اور منہ سے فقط اتنا ہی نکلا، جی۔ ایسے ہی سادگی میں رہا کرو، یہ مصنوعی حسن تم پر نہیں جچتا۔ چلتا ہوں، جلد ہی دوبارہ ملیں گے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن سب لوگ مصروف تھے، رسم ہو رہی تھی۔ قہر ہے، موت ہے، قضا ہے، عشق۔ سچ تو یہ ہے، بری بلا ہے عشق۔ اثر غم ذرا بتا دینا، وہ بہت پوچھتے ہیں کیا ہے عشق۔ آج وہ جب سے میرال سے مل کر آیا تھا اسے ایک پل بھی سکون نہیں تھا۔ اسے آج وہ کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا کہ اس کی زندگی میں شاید کچھ مسائل ہیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اسے جلد سے جلد اپنے پاس لے آئے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے اور مسائل پیدا کرے۔ وہ اس وقت سیڑھیوں میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں قریبی گملے سے توڑے گئے پتے تھے جن کے مزید حصے کرنے کے شغل میں وہ مصروف تھی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے اور سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گرمیوں کی مناسبت سے اس نے آف وائٹ فراک سٹائل کی قمیض پہن رکھی تھی۔ بالوں میں ہلکا سنہری پن تھا جو اس کی دودھیا رنگت پر اور بھی اچھا لگتا تھا، ساتھ میں سادگی جو اس کی شخصیت کو 4 چاند لگاتی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، تبھی اسے وہ آواز سنائی دی۔ یہ آواز تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ سامنے ہی کھڑا موبائل پہ کسی سے بات کر رہا تھا اور اس کی نظریں میرال کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اسی وقت حماد باہر آیا اور وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ میرال اس طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ اس کی اس حرکت پر حیدر نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں بلیک سویک میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے اور میرال کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ پتہ نہیں کیا ہے اس شخص کی آنکھوں میں جہاں مجھے اپنا آپ بھولنے لگتا ہے۔ میرال کن سوچوں میں گم بیٹھی ہو؟ فائقہ نے آ کر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس سوچ رہی ہوں پڑھائی دوبارہ شروع کروں۔ بی اے کی تیاری کرتی ہوں اور پرائیویٹ ایڈمیشن بھیج کے پیپرز دے دوں گی۔ بہت اچھی بات ہے، میں تمہیں بکس لا دوں گی۔ نہیں فائقہ، میرے پاس اپنے پیسے ہیں، بس تم میرے ساتھ چلنا جب لینے۔ اوکے، پھر کب چلنا ہے؟ میں نانی سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ آج میرال اور فائقہ بک شاپ پر آئی تھی۔ وہ لوگ بک کلیکٹ کر کے کاؤنٹر پر رکھ رہی تھی، تبھی فائقہ کو یاد آیا کہ اس نے فولڈر لینے ہیں۔ وہ دونوں ایک سائٹ پہ چلی گئیں۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد بھی انہیں فولڈر نہیں ملے تو وہ دونوں واپس کاؤنٹر پر آئی۔ بکس لے کر پیسے دینے لگی تو کیشیئر نے انہیں مطلع کیا کہ آپ کی پیمنٹ ہو چکی ہے۔ کس نے کی ہے پیمنٹ؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولی۔ جی ایک صاحب تھے، وہ چلے گئے ہیں۔ وہ دونوں الجھن کا شکار ہوتی گھر کے لیے نکل آئیں۔ بلیک کلر کی مرسیڈیز اس وقت تیز رفتاری کے ساتھ گاؤں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس میں بیٹھا حیدر سکندر بہت احتیاط کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا۔ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ موجود دوسرا وجود دروازے کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ گاڑی جوں ہی گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی اسے لگا اب وہ اپنے حواس کھو دے گی۔ حویلی کے اندر جوں ہی گاڑی داخل ہوئی حیدر تیزی سے گاڑی سے نکلا اور دوسرے وجود کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے جا کر بڑے ہال میں صوفے پر پھینکنے کے انداز میں بٹھایا۔ ہال میں موجود اس وقت گھر کے سارے ہی لوگ موجود تھے۔ سکندر شہباز خان اٹھے اور آ کر حیدر کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اس کے بعد وہ زویا کی طرف بڑھے، لیکن راستے میں ہی حیدر دیوار بن گیا۔ میں اسے واپس یہاں اس شرط پر لایا ہوں کہ اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تم یہ کہہ کر سکندر خان حیدر کی طرف بڑھے۔ سکندر رک جاؤ، میں نے اسے یہ گارنٹی دی تھی۔ سکندر مٹھیاں بھینج کر ایک طرف بیٹھ گئے اور خونخوار نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگے۔ بس جو ہونا تھا ہو چکا، اب آگے کی سوچیے فاروق، جو بیٹی کی حالت دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہہ رہے تھے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم فاروق، تم لڑکے والوں کو کوئی بہانہ بنا کر دو اور آج شام کو حیدر اور زویا کا نکاح ہوگا۔ حیدر کو لگا اس کے سر پر کسی نے بم برسا دیا ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا، لیکن میں زویا سے نکاح نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرو گے؟ اب کی بار شہباز کی غصے سے بڑی گرجدار آواز آئی۔ جب تم اسے گھر سے بھگا کر لے جا سکتے ہو تو شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ میں اسے گھر سے بھگا کر لے گیا ہوں؟ لڑکی بولو، کیا میں تمہیں گھر سے بھگا کر لے گیا ہوں؟ حیدر نے اپنی توپہ کا رخ زویا کی طرف کیا۔ سب لوگوں کی نظریں اس بار زویا پر جمی تھی۔ زویا نے وہ سب کی طرف دیکھتے ہوئے ہولے سے اثبات میں گردن ہلا دی۔
حیدر یکٹک اس کی جھوٹ پر اسے دیکھنے لگا۔ زویا نے ایک نظر حیدر کے بے یقین چہرے پر ڈالی اور واپس جھکا لی۔ زویا کا جواب سن کر سب لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے جانے لگے اور حیدر وہاں اکیلا رہ گیا۔ تبھی حیدر کے موبائل رنگ ہوا۔ اس کا اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ حیدر نے کال کاٹنے کے لیے موبائل نکالا، لیکن اسکرین پر موجود نمبر دیکھ کر اس نے جھٹ سے کال ریسیو کی۔ میرال کا آج پہلا پیپر تھا۔ وہ پیپر دے کر نکلی تو تیز بارش تھی۔ صبح جب وہ گھر سے نکلی تھی تو ہلکی ہلکی بوندا باندی تھی، لیکن اس وقت اسے لگ رہا تھا کہ ایک طوفان آیا ہوا ہے، ساتھ میں کالی اندھیری رات۔ کافی دیر وہ انتظار کرتی رہی، پھر اللہ کا نام لے کر کانپتے دل کے ساتھ نکل پڑی۔ تھوڑا سا ہی آگے چلی تھی، اس کے سارے کپڑے گیلے ہو گئے، چادر بھی گیلی ہو کر جسم کے ساتھ چپک گئی۔ اگلے بس اسٹاپ پر وہ بیٹھ گئی اور گاڑی کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ پورے شہر میں ایک سیلاب آ چکا ہے۔ آج اس کا گھر پہنچنا مشکل ہی ہے۔ کافی دیر انتظار کے بعد اس نے پاس کھڑے 2-3 لوگوں کے بس نہ آنے کی وجہ پوچھی۔ بی بی کس دنیا میں ہو؟ اتنی بارش ہو چکی ہے، پورے شہر میں سیلاب آیا ہوا ہے، آج کوئی گاڑی نہیں آئے گی۔ میرال کی تو جان پر بن گئی۔ اگلے 10 منٹ میں میرال نے احمر، عاطر، وہاب ماموں، فرقان ماموں سب کے نمبر ٹرائی کر چکی تھی، لیکن کسی کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ وہ روحان سی ہو گئی اور ہمت کر کے اس نے قدم آگے بڑھائے۔ تھوڑا سا ابھی آگے گئی تھی کہ وہ اپنی دونوں چپلوں سے بھی محروم ہو گئی۔ وہ واپس پہلی والی جگہ پر آ کے بیٹھ گئی اور بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ آس پاس کھڑے لوگ حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میرال نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پھر سے موبائل نکالا اور باری باری سب کے نمبر ایک بار پھر سے ٹرائی کیے، لیکن کسی کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ اپنے کانٹیکٹ چیک کرتے ہوئے ایک نمبر پر وہ رک گئی، پھر کچھ سوچ کر نمبر ڈائل کر دیا۔ حیدر نے کال ریسیو کی اور دوسری سائڈ کی بات سن کر اندھا دھند گاڑی کی طرف بڑھا اور کسی کو بتائے بغیر گاؤں سے نکل آیا۔ اس کے بس میں نہیں تھا کہ وہ گاڑی کو اڑا کر مطلوبہ مقام پر پہنچ جائے۔ بہت ہی ریش ڈرائیونگ کر کے وہ اگلے 1.5 گھنٹے میں وہاں موجود تھا۔ آگے بیٹھے ہوئے وجود کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر وہ اپنے آپ سے شرمندہ ہو گیا۔ اس نے پاس جا کر اس کا بیگ اٹھایا، وہ بھی خاموشی سے ساتھ چل پڑی۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ ایک قریبی دکان میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے بیگ میں سے چپل نکال کر اس کے پیروں میں رکھے اور چادر اس کے گود میں رکھ دی۔ میرال نے بھی بغیر ہل و حجت کے اس نے دونوں چیزیں لے لیں۔ اس نے بلیک کلر کی خوبصورت کڑھائی والی شال رکھی تو حیدر کچھ دیر کے لیے محبوب ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے سوچا کاش یہ وقت یہیں رک جائے۔ آفریدی منزل میں اس وقت سب لوگ پریشان تھے۔ پلوش بیگم تھوڑی دیر کے بعد سرداہیں بھر رہی تھی، تبھی گیراج میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرال اندر داخل ہوئی اور اس کے پیچھے حیدر اندر آیا۔ میرال آ کر نانی کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ احمر اٹھ کر حیدر سے ملا، باقی سب نے میرال کو اگنور کر کے حیدر کی طرف بڑھے۔ سب سے مل کر حیدر نے بتایا کہ میں گزر رہا تھا تو دیکھا یہ اسٹاپ پر بیٹھی نظر آئی، یہ اپنے جوتے بھی کھو چکی تھی تو میں انہیں گھر چھوڑنے چلا آیا۔ اس کی بات سن کر سب نے شکریہ ادا کیا۔ حیدر نے میرال کی طرف دیکھا تو اس نے مشکون نظروں سے اسے دیکھا۔ تبھی پلوش بیگم بولی بی بی تم اس وقت کی تھی کہاں؟ احمد نے اپنی ماں کو اشارے میں چپ رہنے کو کہا، لیکن وہ نظر انداز کر گئیں۔ حیدر نے دیکھا کہ میرال سہم سی گئی ہے، تبھی وہ بولا آنٹی شہر کے حالات بہت خراب تھے۔ پلوش بیگم کو حیدر کا اس کی حمایت کرنا اچھا نہیں لگا۔ نہ بیٹا ہمیں تو اس پہ یقین نہیں، نہ جانے کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے۔ حیدر نے حیرانی سے اسے دیکھا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بیٹا جی آپ خود بتائیں، ایسی لڑکی کے ساتھ کون شادی کرے گا جو آدھی رات کو کسی غیر مرد کے ساتھ ایسی حالت میں گھر آئے؟ خیر کسی کو چھوڑیں، کیا آپ ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کریں گے؟ بس اس کے بعد حیدر کی برداشت ختم ہو گئی۔ حیدر جا کر یاور خان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اگر آپ مجھے اس قابل سمجھے تو میں میرال سے ابھی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی اور اس وقت میرال سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پورے کمرے میں سب پر سکوت چھا گیا۔ سب کی نظریں یاور افریدی پر ٹھہری تھیں۔ میرال منہ کھولے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے 2-4 ملاقاتوں میں اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس میں کس چیز کی کمی ہے جو وہ مجھ جیسی ان پڑھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ ثریا بیگم میرال کو یہاں سے لے جاؤ۔ فائقہ اور فارحہ میرال کو وہاں سے لے گئیں۔ حیدر یاور افریدی کی بات سن کر کھڑا ہو گیا اور باہری دروازے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ فرقان وہاب نکاح کا انتظام کرو۔ حیدر جھٹکے سے مڑا۔ حیدر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ یاور افریدی کو دیکھنے لگا۔ سب بہت خوش تھے، لیکن احمد اور پلوشہ بیگم کی تو صدمے کی وجہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ یاور افریدی نے حیدر کو گلے لگایا۔ مجھے یقین ہے تم میری میرال کو بہت خوش رکھو گے۔ احمد نے بظاہر خوش دلی سے حیدر کو مبارکباد دی۔ باقی سب بھی بہت خوشی سے حیدر سے ملے۔ میرال گمسم سی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا دماغ اس وقت کسی بھی سوچ سے خالی تھا۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا اور ثریا بیگم اور ریحانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ میرال کو گلے لگا کر پیار کیا۔ میری بیٹی بہت خوش قسمت ہے، اللہ تمہارے نصیب ہمیشہ ایسے ہی رکھے۔ کیوں ریحانہ بہو؟ اماں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری بیٹی ہے ہی بہت اچھی۔ فائقہ فارحہ بیٹا
बहन को तैयार करो, मिराल के वो जो रेड कलर के कमीज़ शलवार हैं ना वही पहनाओ और अच्छा से मेकअप कर दो। मिराल हसन, आपका निकाह हैदर सिकंदर शहबाज बाबास 50 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त मुकर्रर किया गया है। आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। और उसके साथ ही कई आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर फिसल गए। फुरकान मामू ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और बाहर की तरफ चल दिए। वो एक बार फिर उसी की गाड़ी में बैठी थी, लेकिन गाड़ी वाले के साथ वो एक मजबूत रिश्ते में बंध गई थी। घड़ियाँ इस तरह से घर वालों ने इस तरह से रुखसती पर एतराज़ किया था, लेकिन यावर खान ने किसी की नहीं सुनी। वो नहीं चाहते थे कि मिराल फिर से इस घर में किसी की बुरी भली सुने। मिराल ने नाना और नानी सबसे मिलकर खूब रोई। नानी उसे आखिरी वक्त तक नसीहतें ही करती रही। मिराल कनखियों से हैदर को देख रही थी। अच्छा खासा हैंडसम है, ब्लैक कमीज शलवार पर हाफ वाइट चादर रखे, कलाई में ब्रांडेड वॉच, सलीके से जमे बाल, वो बहुत ही खूबसूरत था। हैदर ने अचानक से मिराल की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। मिराल जल्दी से बाहर की तरफ देखने लगी। अब तो हम आपके ही हैं, फुर्सत से देख लें, अब तो आपका हक बनता है। हैदर खुशदिली से बोला। अब तो मिराल से नज़र भी नहीं ऊपर उठाई जा रही थी। वो खुद को ही कोसने लगी, क्या ज़रूरत थी उसे इतने गौर से देखने की। हैदर ने गाड़ी से नीचे उतरने के लिए मिराल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मिराल ने उसके हाथ को इग्नोर करके गाड़ी का हैंडल पकड़कर उतर गई। उसके उतरने के बाद हैदर आगे आगे चल पड़ा। वो भी उसकी मैयत में चल रही थी। अंदर लाउंज में एक बुजुर्ग बैठे थे। हैदर ने उन्हें सलाम किया और मिराल से भी तारफ़ करवाया। मिराल, ये हैं खान बाबा, और खान बाबा ये है मेरी बीबी मिराल। खान बाबा किधर हैं? सफ़िया बीबी। बेटा मैं बुलाता हूँ। बाबा उन्हें कहें मिराल को ऊपर रूम में ले जाएं। जी जो हुक्म बेटा। ये कहकर वो खुद हैदर बाहर निकल आया। उसने बाहर आकर देखा तो उसके मोबाइल पर अनगिनत कॉल्स आई हुई थी। सिकंदर ने शहबाज खान का नंबर मिलाया तो पहले ही बेल पर कॉल उठा ली गई। तुम्हें ख्याल आ गया है हमारा? कहाँ हो तुम? दादाजी, मैंने जोया को नहीं भखाया था, बल्कि मुझे तो अपने एक दोस्त ने बताया कि वो फराज नामी किसी लड़के के साथ कोर्ट मैरिज करने वाली है। मैं तो उसे वहाँ से लेकर आया हूँ, लेकिन ज़िंदगी में मुझे पहली बार पता चला है कि किसी के साथ नेकी नहीं करनी चाहिए। आप कल यहाँ आ जाए, मैं आपको इस लड़के से भी मिलवा दूँगा, और मेरे ख्याल में जोया जहाँ चाहती है आप उसकी वहीं शादी कर दें। मेरे बारे में उसने झूठ इसलिए बोला ताकि वो इस लड़के को बचा सके। आप उससे अकेले में पूछ लें। मैं पहले से ही जानता हूँ हैदर, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैंने सोचा चलो इसी तरह तुम्हारा घर भी बस जाएगा। दादाजी, मैंने आपको कुछ बताना है, बोलो। बरखुरदार। दादाजी, मैंने शादी कर ली है। मिराल को सफ़िया भी कमरे में छोड़कर चली गई। तब से वो इस कमरे की खूबसूरती और इससे इस कदर मुतासिर हुई कि अभी तक वो कमरे के बीचों बीच खड़ी चारों ओर कमरे को देख रही थी। जो कमरा कम और एक बड़ा हॉल ज़्यादा लग रहा था, जिसमें बेशुमार कीमती फर्नीचर रखा हुआ था। कमरे की एक एक चीज़ से इमारत टपक रही थी। जहाज़ी साइज बेड, जिसके दोनों साइड टेबल्स पर खूबसूरत इम्पोर्टेड लैम्प, कमरे के दरमियान में छत से लटकता फनूस, जो लाइट जलने से ऐसा महसूस होता है जैसे हीरे चमक रहे हों। दीवारों पर मौजूद बेशकीमत पेंटिंग्स, वो तो देखती ही रह गई। वो आहिस्ता से चलती हुई आई और आकर बेड के किनारे पर बैठ गई। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद भी जब हैदर नहीं आया तो वो पाँव ऊपर करके तकिए से टेक लगाए काफ़ी देर इंतज़ार के बाद भी जब हैदर नहीं आया तो वो अपने पाँव ऊपर करके तकिए के साथ टेक लगाए बैठ गई और सारे दिन के बारे में सोचने लगी। आज का दिन उसके लिए बहुत मुश्किल, लेकिन आज की शाम के बाद पता नहीं आगे मेरे लिए आसानी है या मेरी मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। यही कुछ सोचते हुए उसे पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। हैदर ने शहबाज खान से तवील गुफ्तगू के बाद कॉल काट दी। उसका चौकीदार मुनव्वर उसकी तरफ भरा। साहब, बाहर गांव से सनोबर आया है, वो आपसे मिलना चाहता है, भेजो उसे अंदर। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। सनोबर, इस वक्त कैसे आना हुआ? साहब जी, बस खबर ऐसी थी कि जो आपको लाजमी बताना थी। बोलो क्या बात है? साहब, आपके नाना के गांव के साथ वाले गांव देवी के चौधरी दिलावर की और आपके दादा की काफ़ी सालों से अनबन चल रही है, लेकिन इस साल फसल के लिए पानी के सिलसिले में कुछ ज़्यादा ही मसला है। इसलिए मुझे गांव के एक आदमी ने बताया है कि उसने कुछ आदमी शहर भेजे हैं जिनका मकसद आप पर हमला करना है, ताकि बड़े साहब को इधर लगाकर गांव की फसल ख़राब कर सके। मैं इसीलिए फ़ौरन से पहले आपके पास पहुंचा हूं कि आपको बता दूं, आप कोई अपनी हिफाजत का इंतज़ाम कर सके। शुक्रिया सनोबर, मैं देख लूँगा, तुम अब आराम करो। जी साहब। हैदर ने कुछ सोचकर अपने दोस्त एसपी हमजा मलिक को कॉल की। ज़रूरी हिदायत के बाद उसने कॉल काट दी। उसे बातों में मिराल तो याद ही नहीं रही।
वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में पहुंचकर उसने देखा वो नीम दराज सो रही थी। हैदर के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो वॉशरूम में घुस गया, शावर लेकर वापस आया, आकर मिराल के ऊपर कंबल डाला और खुद भी वहीं सो गया। मिराल की आंख किसी खटके से खुली। उसने मुंदी मुंदी आंखें खोली तो देखा हैदर नुक्सक से तैयार शीशे के आगे खड़ा बाल बना रहा था। मिराल को देखकर उसकी तरफ एक नरम सी मुस्कुराहट उछाली। मिराल ने चेहरा फेर लिया और अपनी हुलिया को देखकर शर्मिंदा हो गई। वो फैंसी सुर्ख कलर के कपड़ों में ही सो रही थी। उसने बेड से उतरकर चारों तरफ नज़र दुराई। उसे याद आया कि उसका बैग तो गाड़ी में ही है। तुम्हारे कपड़े मैंने अलमारी में लगवा दिए हैं, हैदर ने उसकी परेशानी जांचते हुए उसे बताया। वो खामोशी से उठी और कपड़े निकाल कर वॉशरूम में चली गई। वो बाहर आई तो वो अपने कोई कागज़ ढूंढ रहा था। एक नज़र मिराल को देखकर वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मिराल ड्रेसिंग के आगे बैठकर बाल बनाने लगी। उसने सर से दुपट्टा उतारकर गले में डाला और कंघी करने लगी। हैदर ने मिराल के बाल देखे तो देखता ही रह गया। उसके बाल बहुत लंबे थे। काफ़ी देर उसे बालों के साथ उलझता देखता रहा, फिर उठकर आया, आकर मिराल के आगे से परफ्यूम उठाया। इस दौरान हैदर का कंधा मिराल के कंधे से टकराया। मिराल के हाथ वहीं रुक गए। उसकी नज़रें झुक गई। हैदर ने जी भर के उसे शीशे में देखा और मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने पर मिराल ने शुक्र अदा किया। उसके सामने बैठे होने की वजह से उससे कोई काम ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा दस्तक देकर सफ़िया बीबी अंदर दाखिल हुई। बेटा दे ब्रश, मैं आपको कंघी कर देती हूँ। मिराल ने खामोशी के साथ कंघा उन्हें दे दिया। पहली बार मिराल के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मतलब उसे पता चल गया था कि मैं कंघी नहीं कर सकती। सफ़िया बी ने उसकी चुटिया की और मिराल को शीशे में देखने के लिए बोला, ठीक है बेटा। जी ठीक है, आप आ जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ आपके लिए। मिराल ने इस बात में सर हिलाया। सफ़िया भी मुस्कुरा दी। आप बहुत खूबसूरत और मासूम हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा ऐसा ही रखे। आमीन। सफ़िया भी, दुनिया के सभी लोग खूबसूरत होते हैं, बस सूरती तो हमारे रवैयों और सोच में होती है। उसने सर ऊपर उठाकर देखा तो सफ़िया भी तो कहीं नहीं थी, लेकिन दरवाजे पर हैदर ज़रूर खड़ा था। जल्दी से नीचे आ जाओ, दादाजी आए हैं। हैदर की बात सुनकर मिराल ने उसकी नज़रों से झुसबुस होकर सर पर दुपट्टा रखा और दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन वो दरवाजे में किसी खंबे की तरह ऐसा था। चलें, मिराल ने नजरें नीचे किए कहा। जी चलिए। हैदर ने एक सर्द आह भरी और उसे बाहर जाने के लिए रास्ता दिया, खुद भी पीछे पीछे चल दिया। वो रुकी और मुड़कर पूछा, वो कहाँ है? वो कौन? हैदर गायब दिमागी से बोला, दादाजी। जी, वो नीचे लाउंज में है। अच्छा, फिर आप आगे हों, मैं पीछे चलती हूँ। हैदर मुस्कुराकर आगे भर गया। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। वालेकुम सलाम। दादाजी मिराल के सर पर हाथ रखते हुए बोले, तुमने इस उल्लू के पट्टे के साथ कैसे शादी कर ली? वो शरारत से बोले। मिराल हवनक बनी उनकी बातें सुनने लगी। बेटी, नाश्ता करवाना है कि नहीं? जी जी, मैं देखती हूँ। वो ये कहकर किचन की तरफ भर गई। हैदर भी दादाजी के सामने वाले सोफे पर बैठ गया, जहाँ से किचन का मंजर साफ नजर आ रहा था। नाश्ते के बाद हैदर, शहबाज खान और मिराल यावर अफरीदी की तरफ आ गए। सब लोग शहबाज खान को देखकर बहुत हैरान हुए। जिस तरह से वो दूसरे दिन ही पहुंच आए थे। पुलवशा बेगम और अहमद का ख्याल था कि हैदर ने तो मिराल से उसकी खूबसूरती को देखकर शादी कर ली, लेकिन उसके घर वाले शायद कभी ना माने मिराल को अपनी बहू के रूप में। लेकिन जिस तरह से वो बार बार मिराल को हंस हंस कर देख रहे थे। हैदर और मिराल एक साथ एक ही सोफे पर बैठे थे। मिराल काफ़ी देर से सबके पास जाना चाह रही थी। फाइका और फारहा उसे इशारों में बुला रही थी, लेकिन हैदर जानबूझकर मिराल के दुपट्टे पर बैठा हुआ था ताकि मिराल वहां से कहीं न जा सके। आखिरकार ये सब कुछ देखते दादाजी ही बोले, हैदर बेटा, तुम बहू के दुपट्टे पर बैठे हो। वह हैदर की शरारत समझ कर गए थे। हैदर ने मसनूई हैरानगी से मिराल की तरफ देखा और उसका दुपट्टा छोड़ दिया। मिराल दोबारा ड्राइंग रूम में आई तो वो कहीं नज़र नहीं आया। 2 घंटे के बाद वो वापस आया और फिर वो लोग उसके साथ वापस अपने घर की तरफ रवाना हुए। मिराल जब गाड़ी में बैठने लगी तो हैदर ने उससे बोला, मिराल, लेफ़्ट साइड पे नहीं, राइट साइड से बैठो। और पहले तो वो हैरान हुई, फिर बैठने के बाद उसे अंदाज़ा हुआ कि गाड़ी की पिछले वाली सीट पर दूसरी साइड पर जा बजा बैग्स पड़े थे। दादाजी तो गांव के लिए रवाना हो गए और जाने से पहले मिराल के हाथ पर बहुत सारे पैसे देकर और उन्हें गांव आने की दावत देकर गए। मिराल रात के लिए खाने के लिए सफ़िया बीबी की मदद के लिए किचन में घुस गई। खाना खाकर मिराल कमरे में आ गई। उसने ईशा की नमाज अदा की, दुआ के लिए हाथ उठाए तो कुछ समझ ना आया कि क्या मांगे। उसे तो सब कुछ रब ने बिन मांगे ही दे दिया था। सब बस उसकी दुआ में माँ बाप, नाना नानी के बाद एक और शख्स शामिल हो चुका था। खटके की आवाज़ पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बहुत सारे बैग्स लिए चला आ रहा था। उसने सारे बैग्स लाकर बेड पर डाल दिए। वो जाए नमाज तय कर के उठी तो बोला, ये मैंने तुम्हारे लिए शॉपिंग की है, देख लो, और बाकी जो कुछ रह गया हो वो सुबह मेरे साथ चल कर ले लेना। ये कहकर वो अपना नाइट सूट लेकर वॉशरूम में चला गया। वापस आया तो उसे उसी पोजीशन में खड़े पाया।
मिराल ने उसकी तरफ देखा तो बोला, क्या हुआ? औरतें तो ये सब देखकर पागल हो जाती हैं। वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया, उसे पकड़कर बेड पर बिठाया। ये सब खोल कर देखो, जो पसंद आए वो रखो, जो पसंद ना आए वो बाहर ही रहने देना, मैं एक कॉल करके आता हूँ। तुम तब तक ये समेटो। वो उसका गाल थपथपा कर बाहर निकल के आया। मिराल जू बैग्स खोलती उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, लोशन, हेयर बैंड्स, ज्वेलरी, हर चीज़ मौजूद थी। और इतनी चीज़ें उसने अपनी अब तक की ज़िंदगी में नहीं ली थी। उसने जल्दी से सारे कपड़े अलमारी में लगाए और जूते भी रखे, लेकिन बाकी चीज़ों की समझ ना आई कि किधर रखे। तभी हैदर दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। उसे शशोपंच में देखकर सारी चीज़ें उठाई और ड्रेसिंग रूम में अलमारी में रखी, वो भी साथ साथ रखती गई। इतनी चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी तभी तो लाया हूँ। कल तुम पहली बार अपने मेके गई हो और मुझे तो वहाँ जाकर पता चला कि तुम जो शादी से पहले कपड़े पहनती थी वही पहनकर चली आई हो इधर भी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे फ़र्क पड़ता है। तुम अब मेरी बीवी हो, मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारी हर चीज़ का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। वो उसका हाथ पकड़कर बेड तक ले आए। अपनी मुँह दिखाई नहीं लोगी? अब मिराल कंफ्यूज होगी। उसकी हथेलियाँ पसीने से भीग गई। हैदर ने बहुत खूबसूरत पेंडेंट गिफ्ट किए तो उसको, जिनके दरमियान में हीरा जड़ा था। मिराल एक पल को देखती रह गई। तभी हैदर के मोबाइल पर रिंग हुई। वो एक्सक्यूज़ करता हुआ उठा और बाहर निकल गया। अगर रिस्पॉन्स अब तक की आएगी। थोड़ी देर के बाद हैदर कमरे में दाखिल हुआ। वो कुछ परेशान लग रहा था। क्या हुआ है? खैरियत? वो आहिस्ता से चलता हुआ मिराल के पास आया। हाँ, सब खैरियत है। वो हाथ की उंगलियों से सर मसलते हुए बोला, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, अभी गाँव के लिए निकलना है, दादाजी बुला रहे हैं। तुम अकेले परेशान तो नहीं होगी? मैं सफिया बी को कहता हूँ, वो तुम्हारे पास ही आकर सो जाती हैं। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मिराल भी दरवाजे तक उसके साथ है। दरवाजे पर रुककर हैदर ने पीछे खड़ी मिराल की तरफ देखा और उसकी पेशानी पर अपने प्यार की मोहर सबत की। वो तेज़ कदम उठाता उसकी नज़रों से ओझल हो गया। ठीक 5 मिनट के बाद सफिया भी मुंदी आंखों से अपना तकिया और चादर संभालती कमरे में दाखिल हुई। बीबी जी, छोटे साहब ने भेजा है, मैं सो जाऊँ जहाँ? जी सो जाए। मिराल भी खामोशी के साथ अपनी जगह पर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात के न जाने कौन से पहर उसकी आंख लगी। हैदर घर से निकला तो रात के 11 बज रहे थे। उसे गांव से कॉल आई थी कि गांव जाते हुए शहबाज खान पर किसी ने हमला किया है, जिसमें उनका एक वफादार साथी जाँ बहक हो गया है, जबकि शहबाज खान मौजूदाती तौर पर बच गए हैं। हैदर के बस में नहीं था कि वो उठकर दादाजी के पास पहुंच जाए। वो दो बार उनसे बात भी कर चुका था, लेकिन वो मुतमिन नहीं हुआ। उन्होंने उसे रात को आने से मना किया, लेकिन वो हैदर सिकंदर ही क्या मजाल है जो किसी की बात सुन ले। रात को 1 बजे वो हवेली पहुंचा तो वहाँ दिन का समा लग रहा था। बहुत से लोग आ जा रहे थे। हैदर अपनी गाड़ी गैराज में पार्क करके भागता हुआ अंदर हुजरे तक पहुंचा, जहाँ इस वक्त शहबाज खान मौजूद थे। हैदर जब हुजरे में दाखिल हुआ तो सबसे पहली नज़र सिकंदर पर पड़ी, जिसने मलामती नज़रों से हैदर को देखा। शहबाज खान भी खड़े हो गए और हैदर से नाराज़गी का इजहार किया। मैंने तुम्हें इस वक्त आने से मना किया था, फिर क्यों आए? बस दादाजी, नहीं रहा गया। बैठो, वो रोबदार अंदाज में बोले, लेकिन वो भी हैदर सिकंदर था, ऐसी बातों से डरने वाला नहीं था। नहीं दादाजी, मैं दादी से मिल के आता हूँ। और उनकी सुने बगैर हुजरे से निकलता चला गया। हवेली में दाखिल होते हुए सबसे पहली निदा बेगम से मडभेर हुई। अस्सलाम वालेकुम, ये कहकर हैदर आगे बढ़ गया। बड़े हाल में पहुंचा तो वहाँ फारूक, वजाहत, शहाना, तमिंदा और छोटी पार्टी में से भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। शायान और शानजे सबसे पहले हैदर के पास पहुंचे। वो शायान से गले मिला और शानजे के सर पर बोसा दिया। बाकी भी सब उठकर मिले। फारूक साहब ने गर्म जोशी से गले लगाया। अलबत्ता जोया अपनी जगह से नहीं हिली। उसे लगा कि इस बार वो उसे नहीं छोड़ेगा। सबसे मिलकर हैदर दादी की तरफ बढ़ा, जिन्होंने उसे देखकर अपनी बाहें फैलाईं और हैदर को उनकी बाहों में आकर ममता का एहसास होता था। इस वक्त भी वो बहुत देर उनके गले लगा रहा। फिर वह आज ही बोला, दादी, हमारे हिस्से का लाड भी इधर ही जाता है, अब बस भी कर दें। उसकी बात पर बाकी सब खिलखिलाकर हंस दी। यंग पार्टी सारी हैदर के गिर्द दायरे में बैठ गए और उससे मुख्तलिफ सवाल करने लगे। वो भी खुश मजाजी से उनके सवालात के जवाब दे रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लोग अपने कमरों में चले गए। हैदर दादी को उनके कमरे में छोड़कर खुद दादाजी के पास आ गया, जहाँ फारूक भी मौजूद थे। उन्होंने हैदर से जोया की तरफ से माफ़ी मांगी। कोई बात नहीं चाचू, वो मेरे लिए शानजे की तरह है। उसकी इस बात पर सिकंदर ने सर उठाकर उसे देखा। क्या वो अब हमें अपनी फैमिली समझता है? उन्हें अंदर से एक अजीब खुशी हुई। उन्हें भी अब एहसास हो गया था कि उन्होंने हैदर की माँ के साथ ज्यादती की थी। सुबह 10 बजे लाल खान का जनाजा अदा हुआ। फिर उसके बाद शहबाज खान, सिकंदर, वजाहत, फारूक, उमर अली सब लोग थाने गए और लाल खान के कातलों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। एसएचओ ने जल्द से जल्द कातलों को पकड़ने का दावा किया। हैदर वहाँ से सबसे मिलकर शहर की तरफ रवाना हो गया। शहर पहुंचकर वो घर की बजाय ऑफिस चला गया, जहाँ बहुत से काम पेंडिंग थे।
काम की मसरूफियात में उसे याद ही नहीं रहा कि वो घर कॉल करके बता दे कि वो वापस आ गया है। होश उसे तब आया जब घड़ी पर टाइम देखा। रात के 10 बज चुके थे। वो अपनी फाइल समेट कर रवाना हुआ। रास्ते में आते हुए उसने एक मोबाइल शॉप से मिराल के लिए मोबाइल लिया। घर पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज गए थे। खान बाबा जाग रहे थे। उन्होंने खाने के लिए पूछा, लेकिन हैदर ने उन्हें आराम करने का बोलकर अपने कमरे में आ गया। मिराल गहरी नींद में सो रही थी। वो चेंज करके आया और मिराल के बराबर लेट गया। थोड़ी देर कोहनी के बल लेट कर उसे देखता रहा, लेकिन कुछ सारा दिन की थकावट थी और कल रात जागने की वजह से फिर वो जल्द ही सो गया। मिराल की आंख अपने ऊपर कुछ वजन महसूस करके आंख खुली। हैदर का बाजू उसकी कमर के गिर था। उसके बाजू का वजन महसूस करके ही मिराल की आंख खुली थी। मिराल ने बहुत आहिस्तगी से उसका बाजू हटाना चाहा, लेकिन हैदर ने सोते हुए अपना बाजू उसकी गर्दन के गिर्द फैलाया और उसका सर अपने सीने पर रखकर तो दूसरा बाजू भी उसके गिर्द फैलाकर सो गया। उसके कलोन की खुशबू मिराल के हवासों पर छाने लगी। मिराल उसके जागने के डर से चुपचाप लेटे रही और फिर पता नहीं किस वक्त उसकी आंख लग गई। हैदर की जब आंख खुली तो उसने देखा मिराल उसके सीने पर सर रख के सुकून से सो रही थी। उसके बालों की खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। उसने उसे दोनों बाजुओं के घेरे में लिया। तभी मिराल की आंख खुली। वो एक झटके से पीछे हुई। हैदर ने उसे जागते देखकर आंखें बंद कर ली। वो खुद से उलझती उठी और उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। वो हैदर के जागने से पहले कमरे से निकलना चाहती थी। वॉशरूम के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनकर हैदर ने आंखें खोल दी। वो करवट के बल लेट गया। उसे अभी भी अपने सीने से उसकी खुशबू आ रही थी। मिराल वॉशरूम से बाहर आई तो हैदर को जागते देखकर उसके कदम सुस्त पड़ गए। वो बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसे हैदर की आवाज़ सुनाई दी, मेरे कपड़े निकाल दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो उसे मसरूफ़ रखना चाहता था ताकि वो कमरे में ही रहे। यह कहकर वो वॉशरूम में चला गया। वो बाहर आया तो वो बेड के किनारे बैठी थी। शीशे के आगे कंघी करते हुए हैदर ने उसे गौर से देखा। उसे लगा वो सर झुकाए रो रही है। वो पंजों के बल पलटा। उसके आगे एक स्टूल रख कर बैठा। क्या हुआ है? उसके पूछने की देर थी मिराल ने और शिद्दत से रोना शुरू कर दिया। हैदर को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसने टिश्यू बॉक्स उसके आगे किया। मिराल, उसने नरमी से उसे पुकारा, क्या हुआ है? मुझे बताओगी तो मैं कुछ कर सकूंगा ना, लेकिन मुझे पता तो चले कि मसला क्या है। मेरा कल पेपर है और मेरी तैयारी नहीं है और मेरी शादी भी हो गई है, तो मैं पेपर कैसे दूंगी? बस यही बात है या कुछ और भी? उसने इस्पात में सर हिलाया। ओके बोलो, मैं सुन रहा हूँ। और क्या बात है? आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आपके ऑफिस में बहुत सारी लड़कियाँ काम करती हैं। आपकी कज़न्स भी बहुत प्यारी हैं, फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? अच्छा, और ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने दी? वो सफ़िया बी की बेटी सुल्ताना, लेकिन आप उसको कुछ मत कहिएगा, वो बहुत अच्छी है। हैदर ने नरमी से मिराल के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। हाँ, ये सच है, मेरे साथ ख़वातीन काम करती हैं। बाकी बातें भी सही हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, तुम ये जानना चाहती हो कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। इसका आसान जवाब ये है कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी पहली नज़र की मोहब्बत हो। अगर मुझे तुम ना मिलती तो मेरी ज़िंदगी अधूरी थी। मैं तुम्हें रात को छोड़कर गांव इसलिए गया था क्योंकि दादा पर जाते हुए कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। वो कैसे हैं अब? मिराल ने तशवीश से पूछा। ठीक है। हैदर को उसका दादा के लिए इस तरह पूछना बहुत अच्छा लगा। अब रोगी तो नहीं? उसने नाम में गर्दन हिलाई। हैदर स्टूल से उठकर उसके बराबर बैठ गया और उसे बाहों के हिसार में ले लिया। मिराल ने खुद को उसके सुपुर्द कर दिया क्योंकि वो जान चुकी थी वो उससे बहुत प्यार करता है। मिराल का आखिरी पेपर था। वो पेपर देकर बाहर निकली तो हैदर के सामने गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। मिराल के देखने पर उसने स्माइल पास की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो कुछ अफसरदा है। उसने मिराल के लिए फ्रंट डोर ओपन किया। जब वो बैठ गई तो दरवाज़ा बंद करके खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। क्या हुआ है? कुछ नहीं, आज कुछ अफसरदा लग रहे हैं आप। मिराल, मुझे उसने कुछ तवक्कुफ़ किया। मिराल, मुझे 2 माह के लिए मैनचेस्टर जाना पड़ेगा। मैं तो तुम्हें साथ लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ और मेरी परसों शाम की सीट बुक है। कोई बात नहीं, आप जाएं, मैं रह लूँगी। उसके गलों में आंसू का गोला बन गया। उसने बहुत मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल की। आओ पहले चल के कहीं खाना खा लेते हैं, फिर हमें गांव के लिए निकलना है क्योंकि दादाजी ने कहा है कि तुम्हें उनके पास छोड़कर जाऊं। अगर तुम अपनी नानी के घर जाना चाहो तो मैं दादाजी को मना कर दूंगा। नहीं, आप जहाँ कहें। चलें फिर। उसने इस्पात में सर हिलाया। मिराल रास्ते में सो गई। पेपर्स की वजह से वो इन दिनों रात को जागती रही थी। गांव की कच्ची पक्की सड़क पर वो बहुत एहतियात से गाड़ी चला रहा था। गांव के पास पहुंचकर हैदर ने मिराल को जगाया। गाड़ी जब हैदर हवेली के अंदर दाखिल हुई तो मिराल के 14 तबक रोशन हो गए। शहर में उसके नाना का घर भी बहुत बड़ा था। हैदर के साथ जिस घर में वो रह रही थी वो भी बहुत बड़ा था, लेकिन ये हवेली उसकी सोचों से भी बड़ी थी। आज पहली बार वो हैदर के सामने एहसास कमतरी का शिकार हो रही थी। हवेली के मेन डोर से अंदर दाखिल होते हुए हैदर ने मिराल को आगे चलने के लिए बोला। सारे लोग इस वक्त हवेली के इस बड़े हाल में मौजूद थे। दादाजी ने हैदर की शादी का हवेली में सबको बता दिया था। हैदर एक एक करके सबसे मिलता गया, साथ साथ मिराल से भी तारुफ करवाता गया।
सब मिराल से मिलकर हैरान हो रहे थे। उनका ख्याल था कि कोई अल्ट्रा मॉडर्न किस्म की लड़की होगी, लेकिन यह तो बहुत सी सादा सी आम सी लड़की थी। सिकंदर साहब के पास पहुंचकर हैदर रुक गया। ये उससे पहले कि वो कुछ बोलता सिकंदर खुद ही बोल पड़े, मैं तुम्हारा ससुर हूँ और ये तुम्हारी सास। उन्होंने निदा बेगम की तरफ इशारा करते हुए कहा, और मिराल हैरान थी। इतने दिनों में हैदर ने एक बार भी अपने माँ बाप या बहन भाइयों किसी का जिक्र नहीं किया। सब बहुत अच्छे तरीके से मिले। निदा बेगम और शाहाना बेगम को छोड़कर मिराल को नानी ने अपने बगल में बिठाया। हैदर नाना और फारूक साहब के साथ बैठ गया। खाना खाकर बड़े सब अपने अपने कमरों में तशरीफ़ ले गए। तब सब यंग जनरेशन ने अपनी महफिल सजाई। हैदर और मिराल को साथ साथ बिठाया। हवेली में आते जाते नौकर भी हैदर की बीवी को बहुत इश्तियाक से देख रहे थे। रात के 12 बजे अल्लाह अल्लाह करके उनकी जान छूटी। हैदर मिराल को लेकर हवेली में मौजूद अपने कमरे में आया। वो दोनों चेंज करके बेड पर आए तो मिराल ने सबसे पहले हैदर से पूछा, हैदर आपने मुझे अपने माँ बाप के बारे में क्यों नहीं बताया? हैदर ने उसे अपने माँ और बाप के बारे में सब बताया। मिराल को आज हैदर से और मोहब्बत होगी। उसके बारे में सब जान के वो भी उसकी तरह मोहब्बतों को तरसा हुआ था। सुबह हैदर की आंख खुली तो मिराल कहीं नहीं थी। उसका सेल फोन भी साइड टेबल पर पड़ा था। वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो वो अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। तुम इतनी सवेरे किधर गई थी? मैं दादी के पास थी, उनको नाश्ता करवाया है। आपके लिए नाश्ता लगवाऊं? तुम कर चुकी हो? जी, वो दादी ने इसरार किया तो कर लिया। दादी को बताती ना, मैंने आपके पोते के साथ नाश्ता करना है, हैदर शरारत से बोला। हैदर मिराल के पीछे आकर खड़ा हो गया। मिराल ने पीछे मुड़कर देखा और इशारे से पूछा, क्या है? मैंने नाश्ता करके निकलना है। तुम मेरा बैग पैक कर रही थी ना, मैं घर से बैग लेकर निकल जाऊंगा। मिराल ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन इस बार वो अपने आंसू हैदर से छुपा ना पाई। हैदर ने उंगलियों के पोरे से उसके आंसू साफ किए और उसे गले लगा लिया। मिराल के रोने में शिद्दत आ गई। इसी वक्त बगैर दस्तक दिए शान से कमरे में दाखिल हुई। ओहो, मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ। मिराल जल्दी से हैदर से अलग हुई, लेकिन हैदर ने उसे खींचकर करीब कर लिया और शानजे की तरफ मुड़ा। अब तो आप आ ही गई हैं मैडम, बताइए कैसे आना हुआ? वो हम सब लोग घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे तो पूछना था आप दोनों भी साथ चलेंगे। मैं तो बस निकल रहा हूँ वापसी के लिए। अपनी भाभी को साथ ले जाओ। नहीं, आज मैंने नहीं जाना, फिर कभी से ही। चलिए ठीक है, मैं चलती हूँ, आप लोग रोमांस कर लें। मिराल शर्मिंदा हो गई। हैदर मिराल की हालत देखकर खिलखिलाकर हंस दिया। मिराल ने उसके इस तरह हंसने पर उसके सीने पर जोरदार मुक्का रसीद किया। हैदर ने हंसते हुए उसके गाल खींचे। अच्छा, मेरी बात सुनो, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा, तुम रोना नहीं। और हाँ, अगर डर लगे तो दादी के कमरे में सो जाना। हैदर ने पॉकेट से खासी भारी रकम निकालकर उसके हाथ पर रखी और साथ में एक ATM कार्ड भी। ये मेरा कार्ड है, इसे यूज़ कर लेना। इसका पासवर्ड मैंने तुम्हारे मोबाइल में सेव कर दिया है। उसने दोनों चीज़ें ली और अपनी अलमारी में रख दी। मैं आपके लिए नाश्ता लगवाती हूँ। ये कहकर वो कमरे से निकलने लगी तो हैदर ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मिराल परेशान नहीं होना। मिराल ने इस बात में सर हिलाया और कमरे से निकल गई। थोड़ी देर के बाद हैदर नीचे आया। ब्लैक पैंट पे ब्लैक शर्ट, बाजू पे कोट डाले, वो दूसरे हाथ में अपना लैपटॉप उठाया। वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। दीन मोहम्मद, चाचा मेरा ये बैग मेरी गाड़ी में रखवा दे। जी बेटा। वो बैठकर नाश्ता करने लगा। नाश्ते के बाद वो दादी के कमरे में आया। थोड़ी देर उधर उधर की बातों के बाद उसने अपना सर दादी के आगे झुकाया। दादी इजाज़त दे, मेरी शाम को फ्लाइट है, चलता हूँ। दादा और दादी से मिलकर वो बाहर निकल आया। गाड़ी तक मिराल उसके साथ आई। गाड़ी में बैठने से पहले मिराल को कुछ ज़रूरी हिदायत दी। जब दिल करे नाना की तरफ चली जाना। जब भी शहर जाओ दादाजी को बोलना तुम्हारे साथ सनोवर को भेज देंगे। मैंने उन्हें बता दिया है, चलता हूँ। अब मोबाइल पे ही बात होगी। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। गाड़ी जब तक गेट अबूर करती मिराल वहीं खड़ी रही। गाड़ी जब नज़रों से ओझल हो गई वो बोझल दिल से अंदर की तरफ चल दी, लेकिन अभी 2-3 कदम ही चली थी तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। उसने जल्दी से मुड़कर देखा तो हैदर ही था। उसने रिवर्स में ही गाड़ी वापस लाई। उसने मिराल को हाथ हिलाया। कमरे से देखते सिकंदर साहब को भी ज़िंदगी में पहली बार बेटे के ऐसे जाने पर दुख हुआ। हैदर एयरपोर्ट पहुंचकर मिराल को कॉल की। उसकी आवाज़ सुनते ही मिराल ने फिर से रोना शुरू कर दिया। हैदर थोड़ी देर मिराल के चुप होने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब काफ़ी देर तक भी चुप ना हुई तो वो बोला, मिराल अब अगर तुमने एक आंसू भी और बहाया तो मैं अभी के अभी वापस आ जाऊँगा। मिराल ने अपने आंसू पोंछ लिए और हैदर ने चंद और बातें करने के बाद कॉल बंद कर दी। उसे अपना बहुत सारा ख्याल रखने की ताकीद करना नहीं भूला था। यहाँ अपने ऑफिस की तमाम जिम्मेदारियाँ वो आज के सुपुर्द कर गया था। वहाँ पहुँचकर भी वो रोज़ मिराल को 2 से 3 बार कॉल करता। मिराल को सारे दिन में बस वही वक्त अच्छा लगता जब वो उससे बात करती थी, जिस वक्त उसकी कॉल आती थी। हवेली में बहुत सारे मुलाजिम थे, करने के लिए कोई काम नहीं था। फिर भी मिराल मुलाजमों के सर पर खड़ा होकर खाना पकवाती। वो बस हैदर के आने तक खुद को मसरूफ़ रखना चाहती थी।
दादी उसको हैदर के बचपन की बातें बताती कि जब उसकी माँ फौत हुई तो कैसे बिलक बिलक कर रोता था, और फिर उसके बाद उसने अपने गिर्द एक होल चढ़ा लिया। वो अपने दादा के अलावा किसी से बातें शेयर नहीं करता। उन्हें उसके हर काम की खबर होती है। वो उनसे बहुत मोहब्बत करता है और वो भी अपनी हर बात उनसे शेयर करता है। बाप से तो अरसा हुआ उसने दुआ सलाम करना ही छोड़ दिया है, लेकिन हाँ, उसे शायान और शानजे से बहुत प्यार है। अपनी माँ की निस्बत से उसे अपने निनहाल वालों से भी बहुत प्यार है। वहाँ भी जाता रहता है। उसके दादा तो चाहते थे कि वो उसकी शादी ना से ही उसका वलीमा ही कर दे। वो चाहते थे बहुत शानदार तरीके से सेलिब्रेट करें, लेकिन वो नहीं माना। कहता है जो वैसे आप मेरे वलीमे पर खर्च करेंगे उससे किसी गरीब को देकर उसका भला कर देना। अल्लाह बख्शे उसकी माँ को, वो भी ऐसी ही थी। तुम्हारी और उसकी आदतें बहुत मिलती हैं। पहले तुम्हें देख के मैंने सोचा उसने तुमसे शादी क्यों की। तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ तो उसके यूनिवर्सिटी दौर में यहाँ हमारे घर आती रहीं, लेकिन जब से तुम यहाँ आई हो, तुम्हारी आदत, तुम्हारा उठना बैठना देखकर मुझे समझ आई उसने तुम में अपनी माँ की शख्सियत देखी है। उसकी माँ तो चली गई इस दुनिया से, लेकिन वो हर औरत में अपनी माँ को ही ढूंढता रहता है। उसका ख्याल रखना। मेरे बेटे बहुत अजियत वाली ज़िंदगी गुजारी है। मिराल रात सोने के लिए लेटी तो उसे दादी की सारी बातें दिमाग में गूंजने लगी। उसने सोच लिया कि वो भी उसका ऐसे ही ख्याल रखेगी जैसे वो उसका ख्याल रखता है। नाश्ते पर सब लोग मौजूद थे। दादाजी हैदर ने कॉल पर बताया था कि आज उनके नाना आएंगे, वो मुझे लेने आ रहे हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं जाऊँ। शहबाज खान को 8 से 30 साल पहले की ऐसी ही एक सुबह आ जाए याद आई। अब्बा जी मुझे लेने आज बाबा आएंगे, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उनके साथ जाऊं। उन्हें लगा आज फिर उनके सामने सुमैया बख्तावर खड़ी है। शहबाज साहब, मिराल पुत्र आपसे पूछ रही है। थुरैया बेगम ने शहबाज खान का कंधा हिलाया तो वो वापस हाल में लौटे। जी बेटा चली जाना। हैदर ने दादा को कॉल की। जब दादाजी मिराल चली गई है। जी बेटा चली गई। वो मुझसे इजाज़त लेके गई है। वो जानते थे कि वो यही बात जानना चाहता है कि वो उनसे पूछ कर गई है कि नहीं। वो उसे इससे ज़्यादा जानते थे। हैदर की मिराल से बात हो चुकी थी। वो जानता है था कि वो यहाँ से जा चुकी है। उसने मिराल से नहीं कहा वो दादाजी से पूछ कर जाए, लेकिन वो चाहता था कि जिनसे वो प्यार करता है और जिन लोगों की वो इज़्ज़त करता है उन सब की मिराल भी इज़्ज़त करे, उसके कहने से नहीं बल्कि अपने दिल से। मिराल हैदर की नानी से मिलकर बहुत खुश हुई। वो उनसे बहुत प्यार से मिली। उन्होंने अपनी बहुओं पोतों से सबसे मिलाया। मिराल को सब बहुत प्यारे लगे, लेकिन हैदर के मामू का बेटा, जिसका मिराल को नाम भी नहीं पता था, वो कुछ अजीब तरह से मिराल को देख रहा था। मिराल का उसको देखकर अजीब सा खौफ महसूस हुआ। नानी ने गांव से आने वाले सब लोगों से मिराल को मिलाया और साथ कहें ये मेरे हैदर की दुल्हन है, मेरी सुमैया की बहू। मिराल को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान आने वाला है। उसकी ये हंसती बसती ज़िंदगी कौन से तूफ़ान के ज़ेरे असर आ चुकी है। हैदर को आज बहुत बेचैनी थी। वो सुबह से अब तक कोई 7-8 दफ़ा मिराल को कॉल कर चुका था। हर बार उसके पूछने पर वो उसे बताती वो बिल्कुल ठीक है। हैदर ने दादा को भी कॉल की। उन्होंने भी उसे बताया कि वो ठीक है। हैदर ने अपनी इस कदर बेचैनी की वजह से अपना बाकी का काम अपने एक दोस्त के सुपुर्द किया। पाकिस्तान के लिए अपना टिकट करवाया। अभी उसका एक पूरा हफ्ता बाकी था उसकी वापसी भी, लेकिन उसे लगा शायद मिराल से इतने दिन दूर रहने की वजह से उसे इतनी बेचैनी हो रही है। उसने अपने आने के बारे में किसी को नहीं बताया। वो दादाजी और मिराल को सरप्राइज़ देना चाहता था। बख्तावर खान, बुरहान, वहाज, जुबैदा खातून, बुशरा बेगम और नगीना बेगम मज़ार पर जा रहे थे। मिराल भी उन लोगों के साथ जा रही थी। मिराल ने ब्लैक कलर का सादा सा सूट पहना था। उसके साथ ग्रीन कलर की कढ़ाई वाली शॉल रखकर वो बाहर आई। कुछ देर के लिए सबकी नज़रें उस पर रुक गई। माशाल्लाह, नानी ने आगे भरकर उसकी नज़र उतारी, लेकिन दूर किसी की नज़र मिराल पर ही जमी थी और आज वो अपने काम को मुकम्मल करना चाहता था। मिराल, नाना जी और नानी एक गाड़ी में, जबकि बाकी सब दूसरी गाड़ी में बैठे थे। मिराल बहुत एक्साइटेड थी मज़ार पर जाने के लिए। इससे पहले वो कभी भी किसी मज़ार पर नहीं गई थी। वो नहीं जानती थी कि इस मज़ार पर क्या कुछ उसका मुंतज़िर है। हैदर बहुत खुश था। वो फ्लाइट में बैठा सोच रहा था जब मिराल उसे देखेगी तो उसके क्या एक्सप्रेशन होंगे। वो खुद भी जल्द से जल्द उस तक पहुंचना चाहता था। जहाज़ ने जब पाक सरजमीन को छुआ तो हैदर ने खुदा का शुक्र अदा किया। उसने ऑफिस से अपने लिए ड्राइवर बुला लिया था। उसने ड्राइवर को वापस ऑफिस भिजवाया और ख़ुद गाँव के लिए निकल आया। गाड़ी लेकर वो बहुत एहतियात के साथ लेकिन बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था। मिराल ने मज़ार का हर कोना देखा। वो बहुत जोर से एक एक जगह को देख रही थी। बाकी सब मज़ार पर चादर वगैरह चढ़ाकर अब कुछ देर सस्ताने के लिए एक जगह बैठ गए थे, लेकिन मिराल को आराम नहीं करना था। वो मज़ार से बाहर निकल आई और उसने मज़ार के सामने एक बाग देखा। वो दूर से बहुत प्यारा लग रहा था। मिराल उसके पास से देखने के लिए नीचे उतरी। वो सीढ़ियों से नीचे उतर के उसने रोड क्रॉस की। मज़ार और बाग के दरमियान में रोड थी। तभी उसे पीछे से जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ तो वो लाखों में भी पहचान सकती थी। हैदर सीधा नाना की हवेली पहुंचा, लेकिन यहाँ आकर उसे पता चला कि सब लोग मज़ार पर गए हैं। उसने वहाँ बैठकर इंतज़ार करने की बजाय
मिराल को सरप्राइज़ करने का सोचा और गाड़ी लेकर मज़ार की तरफ चल दिया। वो मज़ार पर पहुंचकर अपनी गाड़ी को साइड पर लगा रहा था, तभी उसे रोड की दूसरी साइड पर मिराल नजर आई। हैदर ने उसे पुकारा तो वो झट से मुड़ी। उसकी चेहरे पर खुशी देखने वाली थी। वो हैदर को आज बहुत ही प्यारी लगी। हैदर ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए, तभी एक गाड़ी उन दोनों के दरमियान आ गई। हैदर को बस इतना महसूस हुआ कि उसकी पसलियों में किसी ने गर्म लोहा घुसा दिया हो। वो गाड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ गई। हैदर को बेहोश होने से पहले सिर्फ इतना याद रहा कि मिराल रोड की दूसरी साइड पर मौजूद नहीं थी। मिराल हैदर को देखकर हैरान रह गई। उसने तो सोचा भी नहीं था कि वो आ जाएगा। फिर उसने हैदर की तरफ को अपनी तरफ बढ़ते देखा, लेकिन तभी एक गाड़ी उन दोनों के दरमियान आ गई। उससे पहले कि मिराल कुछ समझती, गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक नकाबपोश ने इस गाड़ी को अंदर खींच लिया। उसके मुंह पर कोई चीज़ रखी और इसके बाद उसे कोई होश नहीं रहा। बख्तावर खान नमाज पढ़ने की गर्ज से उठे थे, तभी उन्होंने लोगों को नीचे रोड की तरफ भागते देखा। किसी से पूछने पर पता चला कि कोई नौजवान है जिसे कोई गोलियां मारकर भाग गया है। वो भी देखने के लिए नीचे उतरे, लेकिन नौजवान को देखकर उनके पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। उन्होंने सबको बुलाया और जल्दी करीबी अस्पताल उसे पहुंचाया। हॉस्पिटल वालों ने उसे फर्स्ट एड दी और उसे किसी बड़ी हॉस्पिटल में ले जाने का मशवरा दिया। पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। बड़ा हॉस्पिटल शहबाज खान के गांव में था। हैदर को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और कई सालों बाद आज बख्तावर खान कांपते हाथों के साथ शहबाज खान का नंबर डायल कर रहे थे। दूसरी ही बेल पे कॉल उठा ली गई। बख्तावर बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। सब लोग इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थे। शहबाज को लग रहा था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उनका दिल भी इसके साथ ही रुक जाएगा। वो बहुत ज़ब्त का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन ये वही जानते थे कि वो किस दिल से अपने लाडले पोते को इस हालत में देख रहे थे। 2 घंटे के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि वो खतरे से बाहर है। शहबाज खान ने उमर और अली को हवेली भेजा, जाकर सदके के बकरे दो और औरतों को बता दो कि मेरा बेटा अब ठीक है। तभी उन्हें मिराल की याद आई। वो बख्तावर खान की तरफ मुड़े। मिराल कहाँ है? उनकी बात सुनकर वो परेशान हो गए और तभी वहाँ बुरहान खान आए। उन्होंने बताया कि वो हर जगह मिराल को ढूंढ चुकी हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सिकंदर खान परेशानी से उठे और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। वो पुलिस को लेकर उन्होंने मज़ार के आसपास का सारा इलाका छान मारा, लेकिन मिराल कहीं नहीं मिली। मिराल को होश आया तो उसने खुद को एक बोसीदा सी कुर्सी के साथ बंधा हुआ पाया। उसकी आंखें खोलने पर सामने बैठे 2 नकाबपोश में से एक उठकर मिराल के पास आया। आज हैदर सिकंदर से बदला लेने का मौका मिला है, लेकिन क्या करूं? ऐसी हसीना को मारते हुए दुख तो होगा। ये कहकर उसने मिराल के चेहरे पर हाथ फेरना चाहा। मिराल ने अपना चेहरा पीछे कर लिया और नफरत से उस शख्स के मुंह पर थूक दिया। उस शख्स ने खींच के 2 थप्पड़ मिराल के मुंह पर मारी। तुम लोग हैदर सिकंदर को आने दो, वो तुम लोगों को अब बहुत बुरा हाल करेगा, याद रखोगे तुम लोग। उन दोनों ने हंसना शुरू कर दिया। ए बीबी, मरे हुए लोग कब से वापस आने लगे? मिराल साकत और जामद उनका चेहरा देखने लगी और वो दोनों उस पर हंसने लगे। मिराल को लगा कि बस सब खत्म हो गया। जल्दी कर यार, इसका काम भी खत्म कर, फिर हमें यहाँ से निकलना है। एक ने मिराल के मुंह पर हाथ रखा और दूसरे ने चाकू से पेट दर पे कई बार मिराल के पर किए और ज़मीन पर खून टप टप गिरने लगा। हैदर को सुबह 4 बजे होश आया। होश में आते ही उसने सबसे पहले मिराल के बारे में पूछा। दादाजी, मिराल कहाँ है? उन्होंने छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो उखड़ गया। दादाजी, झूठ नहीं, सिर्फ सच। मिराल कहाँ है? दादाजी ने उसे सब बता दिया। उसी वक्त डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। सर, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। देखो डॉक्टर, मुझे नींद का इंजेक्शन ही लगाना, वरना जब नींद से उठूँगा तो सबसे पहले तुम्हारी जान लूँगा। सिर्फ एंटीबायोटिक दो। साथ ही उसने सिकंदर को उमर और अली को कॉल करने के लिए बोला और साथ ही अपना मोबाइल मांगा। उसने अपने मोबाइल पर GPS ट्रेसर ऑन किया, जो कि मिराल की कलाई पर बंधी घड़ी के साथ कनेक्ट था। उमर इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था। फ्रंट सीट पर हैदर बैठा था, जबकि पीछे वाली सीटों पर अली और सिकंदर साहब थे। हैदर की नज़र अपने मोबाइल की स्क्रीन पर थी। उसने दोनों होंठ सख्ती से भींचे हुए थे। उसकी कार रवा रवा इस वक्त दुआ बना हुआ था। वो दिल ही दिल में बस दुआएं मांगे जा रहा था कि बस उसकी मिराल सही सलामत मिल जाए। वो उमर को गाइड कर रहा था कि आगे किधर जाना है। गाड़ी जो हुई एक कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ी। हैदर सीधा होकर बैठ गया, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर वो सड़क ख़त्म हो गई। हैदर सबसे पहले गाड़ी से निकला। उसने अपनी गाड़ी से अपनी सेफ्टी गन उठा ली। रास्ते में वो लोग आगे बढ़ने लगे। हैदर सबसे आगे था। इससे ठीक तरह से चला नहीं जा रहा था। वो कमर से थोड़ा झुक कर चल रहा था, क्योंकि सीधा होकर चलने से उसके जख्म में खिंचाव होता था। थोड़ा सा आगे चलकर दरख्तों का झुंड शुरू हो गया। वो झुंड जैसे ही ख़त्म हुआ, उन्हें आगे एक पुराना बुसीदा सा घर नजर आया। घर के गेट पर पहुंचकर उन लोगों ने थोड़ी देर अंदर से कोई आवाज़ें सुनने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई आवाज़ सुनाई न दी। हैदर ने गेट पर थोड़ा सा दबाव डाला तो वो खुलता चला गया। गेट से अंदर बड़ा सा दलान था। दलान के आखिर में 2 कमरे थे। एक तो लॉक था, जबकि दूसरा खुला था। उमर और अली एहतियातन बाहर ही खड़े हो गए, जबकि सिकंदर और हैदर अंदर गए। कमरे के अंदर दाखिल होते ही हैदर के हाथ से गन गिर गई। वो सामने कुर्सी पर मौजूद थी, खून में लथपथ पड़ी थी। हैदर बहुत हिम्मत करके उस तक पहुंचा और उसके चेहरे पर हाथ से उसे जगाने लगा।
जैसे वो सो रही हो। मिराल का सर एक झटके से हैदर के कंधे से लगा। हैदर ऊंची आवाज़ में रोने लगा। उसका जब टूट गया था। बेटे की हालत देखकर सिकंदर ने बहुत सबसे काम लिया और आगे भरकर मिराल की नब्ज चेक की। वो बहुत सुस्त चल रही थी। सिकंदर ने जल्दी से हैदर से मिराल को अलग किया। हैदर ये जिंदा है, इसकी नब्ज चल रही है। हैदर ने जल्दी से उसकी कलाई पकड़ी और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। सिकंदर ने उससे मिराल को ले लिया और बाहर की तरफ भागे। मेरा ख्याल है ये वो होगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा। उसकी ज़हनी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी आईसीयू के बाहर बैठा। इस वक्त वो हॉस्पिटल में वो पिछले 3 घंटों से एक ही पोजीशन में बैठा था। इस वक्त दोनों हवेली से सारे लोग हॉस्पिटल में मौजूद थे। बख्तावर खान खुद को इस सब का जिम्मेदार समझ रहे थे। वो सच शर्मसार थे और हैदर से माफ़ी भी मांग रहे थे। हैदर ने उनके हाथ पकड़ लिए। नहीं नाना, ये सब तो हमारी किस्मत में पहले से ही लिख दिया गया था। कोई 4 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्हें बताया वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन ये कोई पता नहीं कि उसे होश कब आए। अगले 24 घंटों में होश आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग किसी भी तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। सबके बहुत कहने के बावजूद हैदर घर नहीं गया। बस उसके सामने बैठता उसे तकता रहा। बाकी सबको उसने घर भेज दिया, लेकिन सिकंदर नहीं माने और हॉस्पिटल में ही रुके। दूसरे दिन दोपहर को मिराल को होश आया। उसे आंखें खुलते देखकर हैदर की जान में जान आई। खुशी से उसकी आंखों से आंसू निकल आए। आज इस वाक़े को पूरे 10 दिन गुजर चुके हैं। हैदर का जख्म ठीक हो गया है, लेकिन मिराल की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं। सबके मना करने के बावजूद मिराल को हॉस्पिटल से सीधा अपने शहर वाले घर में ले आया था। इस बार शहबाज खान हैदर से इस बात पर नाराज़ हो गए थे, लेकिन सिकंदर ने कुछ नहीं कहा। बस इतना बोले, बाबा जान करने दे जो इसका दिल चाहता है। वो मिराल के लिए हैदर की दीवानगी दे चुके थे। मिराल के ननिहाल से भी सब लोग आए थे। नानी ने तो बाकायदा रोना शुरू कर दिया मिराल को देखकर, लेकिन उसने उन्हें खुद ही समझाया कि वो ठीक है। उसने उन्हें अपने जख्म नहीं दिखाए। वहाँ सबको यही बताया था कि छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। अहमद, हया, परवशा बेगम मिराल को देखने आए थे। वो सब मुलाजिम की मैयत में मिराल के कमरे तक गए। वो सब हैदर का घर देखकर हैरान हो रहे थे। वो लोग अभी बैठे थे कि हैदर आ गया। वो सबसे मिलकर मिराल की बेड की साइड पर रखी चेयर पर बैठ गया। परवशा बेगम उसका तफसीली जायजा लेने लगी। वाइट कलर की शर्ट, साथ एश ग्रे पैंट, उसी कलर का कोट पहने वो बहुत प्यारा लग रहा था। अब उन्होंने गौर से देखा, मिराल ने भी ग्रे और वाइट सूट पहना हुआ था। हैदर ने झुककर मिराल के कान में कुछ कहा, जिसके जवाब में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। परवशा बेगम को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उनका तो ख्याल था इतने बड़े घर में उसकी शादी हो रही है तो उसकी वैसी इज्जत भी नहीं होगी, लेकिन यहाँ आकर देखकर उनके तन बदन में आग लग गई। इस वाक़े को पूरा 1 माह गुजर चुका था। मिराल की हालत अब पहले से काफ़ी बेहतर थी। वो अब पूरे घर में घूम फिर सकती थी, लेकिन इस वाक़े ने उसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ा। वो अक्सर रात को उठकर ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर देती, कभी सोते में चीखती चिल्लाती। हैदर उसकी इस हालत की वजह से बहुत परेशान था। उसने अपने साथ अब ऑफिस में वो हाजिर उमर को भी रख लिया था। गाँव वो जाना नहीं चाहता था, क्योंकि एक बार दादा के कहने पर उसने मिराल को गाँव चलने के लिए कहा, लेकिन वो इतना परेशान हो गई कि हैदर ने दादाजी को उसी वक्त मना कर दिया। लेकिन वो खुद 3-4 बार गाँव जा चुका था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि कौन है जिसने उसके साथ और मिराल के साथ ये सलूक किया। आज फिर वो उसी जगह पर आया था। आज वो फिर उसी जगह पर आया था जहाँ से उसने मिराल को बाजियाब करवाया था। वहाँ उसने घूम फिर कर आसपास की सारी जगह का जायजा लिया और फिर उसे एक क्लू मिल गया। उसे इस घर की पिछली तरफ से सिगरेट के अधूरे टुकड़े और एक मर्दाना चेन मिली थी, जो उसके एक झाड़ी के साथ उलझी हुई मिली थी। वो जानता था कि ये किसकी चेन है, लेकिन फिर भी वो एक बार कंफर्म करना चाहता था। इसलिए वो वहाँ से सीधा बख्तावर खान की हवेली आया। सब ने उसे हाथों हाथ लिया, क्योंकि जो कुछ उसकी बीवी के साथ यहाँ हो चुका था, इसके बाद भी उसका यहाँ आना उनके लिए एजाज़ था। खाना खाते हुए हैदर ने मुकर्रम अब्बास को चुभती हुई नज़रों से देखा और मुखातिब करते हुए पूछा, मुकर्रम, तुम पिछले दिनों कहाँ थे जब मुझे गोली लगी? सबकी नज़रें मुकर्रम पर रुकी। हैदर भी उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। मैं शहर गया था किसी काम से, जब वापस आया तो तुम्हारे बारे में पता चला, लेकिन तब तक तुम शहर जा चुके थे। वैसे क्या हाल है तुम्हारी बीवी का? मेरी बीवी? हैदर तंजिया बोला, मेरी बीवी ठीक है। मारने वालों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन वो कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, तो बस वो भी बच गई अल्लाह के करम से। जाने से पहले वो बख्तावर खान से उनके हुजरे में मिलने गया और इन पर यह वाज़ह कर दिया कि वो मुकर्रम को छोड़ेगा नहीं। उन्हें दुख तो बहुत हुआ सुनकर, लेकिन उन्होंने उसे रोका नहीं। अगर वो उन्हें अपनी कसम देकर ना रोकता तो वो खुद ही जाकर मुकर्रम का सीना गोलियों से छलनी कर देते, जिसने घर आए मेहमान का ख्याल भी ना किया और ऐसा घनौना काम किया। वो रात को बहुत लेट लौटा था। मिराल के पूछने पर उसे गौर से देखने लगा। वो भी गड़बड़ा गई। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने तो बस वैसे ही पूछ लिया। तो आपको किसी ने कुछ कहा है कि क्यों मना किया है? आपको तो पूरा पूरा हक है पूछने का। अब
भी जो पूछा है वो तो बताते हैं ही नहीं, और वैसे ही मुझे बातों में लगा रहे हैं। वो अपनी झील पटाने की कोशिश करने लगी। हैदर उसकी इस बात पर खुलकर हंस दिया और पकड़कर उसे अपने बराबर में बिठा लिया। कल चलोगी अहमर के वलीमे पर? मेहंदी और बारात पर मैंने तुम्हारी तबीयत की वजह से मना कर दिया था। कल तैयार रहना, चलेंगे। ओके मिराल, कल तुम्हारा रिजल्ट भी आ रहा है। वो वहीं पर बैठ गई। मेरा रिजल्ट? अगर मैं फेल होगी तो क्या? फिर मैं तुम्हें खुद तैयारी करवाऊंगा और अगले साल फिर से दे देना, और अगर फिर भी ना हुआ तो उससे अगले साल, फिर उससे अगले साल। हैदर शरारत से बोला और मुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई। अहमर का वलीमा था। मिराल ने ब्लू कलर की फुल स्लीवलेस वाली साड़ी पहनी, जबकि हैदर ने नेवी ब्लू कलर सूट पहन रखा था। सबने उन्हें हाथों हाथ लिया। पुरविशा बेगम भी मिराल से बहुत अच्छी तरह से मिली। वो मिराल की हैसियत समझ गई थी। मिराल भी जानती थी कि ये इज्जत उस शख्स की मरहूने मिन्नत है। वो दोनों अहमर और उसकी बीवी से मिलने स्टेज पर गए तो हर एक नज़र उन दोनों पर थी। अहमर ने खड़े होकर उन्हें बैठने की जगह दी। हैदर ने अपनी पॉकेट से एक लिफाफा निकालकर मिराल के बैग में डाला और इशारे से दुल्हन को देने के लिए बोला। मिराल को तो ख्याल ही नहीं रहा कि कुछ लेकर आती, लेकिन हैदर को याद था। उसे सोच के ही फख्र महसूस हुआ कि अल्लाह ने उसके लिए चुना है। वो स्टेज से नीचे उतर गया और जाकर जावर अफरीदी और सुरैया बेगम के साथ जाकर बैठ गया। वो दोनों भी मिराल को हंसता मुस्कुराता देखकर मुतमिन हो गए। हैदर भी जानता था मिराल को सबसे ज़्यादा जिन लोगों से प्यार है यही वो दो रिश्ते हैं, इसलिए वो भी उन दोनों का ख्याल रखता था। आखिर उन लोगों ने भी तो कितने साल उसकी मिराल का ख्याल रखा था। मिराल को किसी बात पर हंसते देखकर हैदर को दादी की बात याद आई। हैदर, तुझ पर इस छटांग भर लड़की ने जादू कर दिया है। इसी वक्त मिराल ने हैदर की तरफ देखा तो सर के इशारे से पूछा, क्या हुआ है? हैदर ने नफी से सर हिलाया। मिराल की सेहत के पेश नज़र हैदर जल्दी ही वापसी के लिए उठ खड़ा हुआ। गाड़ी तक सब लोग उन्हें छोड़ने आए। रेहाना मुमानी कहने लगी, हैदर, तुमने मिराल पे क्या जादू कर दिया है जो अब ये एक दिन भी रहने के लिए हमारी तरफ नहीं आई? आप इस बात का जवाब मिराल से ही ले। हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुमानी, मैं जल्द आऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आई। मिराल और हैदर नाश्ता कर रहे थे, तभी हैदर के मोबाइल पर किसी की कॉल आई। हैदर अपना सेल फोन लेकर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया। मिराल के पूछने पर बताया, दादा जान की कॉल थी। मुकर्रम अब्बास खान अपने एक ख़ास आदमी मुख्तार के साथ मारा गया है। क्या? लेकिन कैसे? हैदर ने गौर से मिराल की तरफ देखा। मिराल, जब तुम्हें वो लोग पकड़ कर ले गए तो तुमने उनका चेहरा देखा था? नहीं, उन लोगों ने मास्क पहने हुए थे। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ हैदर, क्या पूछ रही हो? यही कि आपके उस कज़न को क्या हुआ है? कत्ल किया है किसी ने? हैदर चबा चबा कर बोला, कत्ल? कैसे? कहाँ? गांव के बाहर दोनों की लाशें मिली हैं। किसी ने चाकू के वार से दोनों को ख़त्म किया है। मिराल अभी मजीद सवाल जवाब के मूड में थी, लेकिन हैदर नाश्ता ख़त्म करके उठ गया। कमरे में पहुंचा तो सिकंदर साहब की कॉल आ गई। हैदर, मिराल की जान बच गई थी ना? फिर ये सब क्यों किया है? ताकि आइंदा मेरी फैमिली की तरफ मैली आंख से देखने के लिए मेरे दुश्मन भी 100 बार सोचे। वो तुम्हारा कज़न था, उसने मेरी मिराल को अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया। मैं उस पर किसी टेरी आंख को बर्दाश्त नहीं करूँगा, और उसने उसे मौत के मुंह पे पहुंचाया था। शहबाज खान मिराल और हैदर का धूमधाम से वलीमा करना चाहते थे, लेकिन हैदर नहीं मान रहा था। मिराल एक मैगजीन लेकर हैदर के पास आ बैठी। क्या पढ़ रही हो? पढ़ तो नहीं रही, देख रही हूँ। ओके, क्या देख रही हो? मैं ये ब्राइडल ड्रेस देख रही हूँ, बहुत खूबसूरत है। हैदर ने मिराल के हाथ से वो मैगजीन ले लिया। इसमें एक मशहूर मॉडल गोल्डन कलर के लहंगे जिस पर गोल्डन ही काम किया हुआ था पहने हुई थी। हैदर को भी बहुत अच्छा लगा। मिराल, मेरी और तुम्हारी शादी तो बहुत ही अचानक हुई है। क्या तुम्हारा भी दिल करता है कि काश तुम भी दुल्हन बनती? हाँ, दिल तो करता है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता ये सब? तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। हैदर ने दादाजी जी को बोला कि वो सबको वलीमे की दावत दे दें। ज़्यादा लोग तो नहीं, लेकिन हाँ, बस मिराल के घर वाले और हैदर के घर वाले और ननहाल वालों को बुलाया गया। शहबाज खान को भी हैरत हुई। कहाँ तो मान नहीं रहा था और अब खुद ही कह रहा है। हैदर ने मिराल के लिए वही ड्रेस लिया। उसे जेबतन करके आज मिराल कोई अप्सरा लग रही थी। हैदर ने खुद भी ब्लैक टैक्सीडो सूट पहन रखा था। जो भी देख रहा था वो देखता ही रह जाता। वो मिराल के साथ स्टेज पर आकर बैठ गया तो मिराल उसे यकटुक देख रही थी, और वाकई वो आज इतना प्यारा लग रहा था कि उसे नज़र ही नहीं हट रही थी। मिराल, ये सीन मेरी तरफ से होना चाहिए, तुम्हारी तरफ से नहीं। हैदर ने मिराल को खुद को तकते देख कर कहा। मिराल ने जल्दी से नज़रें झुकाई। हैदर की नानी उनके साथ स्टेज पर आके बैठ गई तो हैदर ने उन्हें खुद हाथ पकड़कर स्टेज पर चढ़ाया। उन्हें बैठा कर वो गया और बारी बारी मिराल की नानी और अपनी दादी को भी ले आया। फिर इन तीनों को दरमियान में बिठाकर हैदर और मिराल उनकी साइड पर बैठ गए और उनके साथ तस्वीरें ली। वलीमे का फंक्शन एक होटल में था। होटल से सब लोग वापस अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गए। हैदर मिराल को घर लेकर आया तो मिराल हैदर से नाराज़ होगी। अरे हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही, होना क्या है? हैदर, सिकंदर अंकल और निदा आंटी को मैंने बहुत कहा कि वो घर चलें, लेकिन आपने एक बार भी उन्हें नहीं कहा। वो बार बार आपकी तरफ देख रहे थे। दोनों के आप उन्हें कहेंगे, लेकिन आपने सबको कहा, लेकिन उन्हें नहीं। आपने शांजे को भी नहीं कहा, वो आपकी बहन है और आपसे बहुत प्यार करती है। यार, मेरा दिल नहीं करता जब उन
سب کی مجھے ضرورت تھی تو ان لوگوں نے میرے ساتھ بھی ایسے ہی کیا. بھول جائیں سب کچھ حیدر. اوکے حیدر مفاہمتی انداز میں بولا. حیدر نے اسی وقت موبائل نکال کر سکندر کے نمبر پر کال کی. انہوں نے دوسری ہی بیل پر کال اٹھا لی. حیدر خیریت ہے؟ وہ پریشانی سے بولے. ہم لوگ ابھی تو آئے ہیں. جی پاپا خیریت ہے. وہ آپ لوگ گھر نہیں آئے؟ میں نے اس لیے کال کی ہے. ہم لوگ ایک ہفتے کے لیے موریشیس جا رہے ہیں. واپس آئیں گے تو آپ لوگ آئیے گا. جی ضرور. سکندر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے بولے. وہ بہت خوش ہو گئے تھے. کال بند کر کے حیدر نے میرال کی طرف دیکھا. میڈم آپ خوش ہیں؟ جی خوش. لیکن حیدر آپ تو مجھے بگاڑ دیں گے میری ہر بات مان کر. کوئی بات نہیں. میں رشتوں کے معاملے میں ویسے بھی بہت غریب ہوں. سب کے حصے کا تم ہی منوا دینا. حیدر میرال کا لہنگا ہٹا کر اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا رہا تھا. اس نے میرال کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور سونے کے کنگن اسے پہنائے. میرال میں تمہیں ہمیشہ بہت خوش رکھوں گا. تم نے میری زندگی میں شامل ہو کر مجھے مکمل کر دیا ہے. دور کہیں چاند ان دونوں کے ملن پر ہنس رہا تھا. آج دو ادھورے لوگوں نے مل کر اپنی زندگی مکمل کر رہی تھی. جو مقصود ہو وہ آپ تک پہنچے گا چاہے وہ پہاڑوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو. جو مقصود نہیں وہ نہیں پہنچے گا چاہے وہ آپ کے دو ہونٹوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو. اس کے ساتھ ہی یہ ناول ختم ہوا. زریش نور کے ویسے تو ناول بہت اچھے ہوتے ہیں. پہلے بھی میں نے ایک ناول پڑھا ہے لیکن اس ناول میں کچھ اممیچور رائٹنگ تھی. شاید یہ ان کے پہلے ناولوں میں سے ہوگا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ